हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिल फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिससे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ठीक है, यदि आप इनमें से कहीं भी ज्वाइन नहीं होंगे तो हो जाइएगा। इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट। यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज करेंगे पूजा 10, जिससे 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी, गुड मॉर्निंग ललिता जी, कैसे हो? सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। वैसे तो मैं अपनी तरफ से 5 मिनट लेट हुई हूँ, लेकिन आपकी तरफ से 15 मिनट लेट हो चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सिस्टम में टाइम चेंज हुई है ना। लेकिन और कैसे हैं? बाकी नहीं आए? अंजलि जी, अभिजीत जी, एक मिनट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बाकी अभिजीत जी, अंजलि जी, सभी आ गए क्लास में? आज हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्कस करेंगे और कुछ ही पोर्शन जो है इसमें पूछा गया है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, नेचर हो गया, स्कोप हो गया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड साथ में जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इतने ही टॉपिक हैं। और यदि सही रहा और ठीक रहा तो हो सकता है कि हमारे आज की ही सेशन में हमारा ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 आवर की क्लास है, हो सकता है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नहीं होता है तो हम थोड़ा सा पोर्शन रहेगा उसको कल कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें या थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 मिनट का? चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। मैम, यूट्यूब वाली क्लास में पीवाईक्यू मोहम्मद जी, यूट्यूब पर क्लास होती नहीं है। कि आप सोच रहे होंगे कि सैटरडे संडे को यूट्यूब पर क्लास होती है, वो नहीं होती है। यहाँ से ही कुछ क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां जो है वो उसका प्रीमियर लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं होती। हाँ, पहले हो रही थी जब हम 4 डेज जो है वो अपनी ऐप पर ले रहे थे क्लासेस, और 2 डेज जो है वो यूट्यूब पर ले रहे थे, तब वहां पर लाइव हो रही थी। वैसे वहां लाइव होती नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ भी उनको क्लास देनी पड़ेगी, यूट्यूब पर भी देनी पड़ेगी। इस चक्कर में जो है वो रिकॉर्डेड यहाँ से उठाकर जो करवाया होता है उसी को। हाँ, प्रीमियर है। हाँ जी जी मोहम्मद जी, प्रीमियर लगाते हैं वो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोला है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो है, यदि हमें अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में, आप जानते हैं हमारी कंट्री जो है वो सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? हर किसी पर्सन को वोट कास्ट करने का राइट है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो हमें वोट कास्ट करने के अलावा जो है हम अपनी गवर्नमेंट जो है खुद चुनते हैं। ठीक है, तो बोला है डेमोक्रेटिक कंट्री में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी सोसाइटी बेस्ड ऑन फेयरनेस, रीजनेबलनेस और जस्टिसनेस। ठीक है, कि निष्पक्षता होनी चाहिए, तर्क संगता होनी चाहिए और न्याय पर आधारित समाज जो है वो होना चाहिए। आपने जिसने भी पेड कोर्स लिया है उनको बार बार उन्हीं क्लासेस को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप ऐसे ही दोबारा से सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। वैसे वहां जो है आपको यूट्यूब वाली क्लासेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वही क्लासेस हैं जो कि यहाँ आपको करवाई जाती है, उसको ही। जैसे कि ये क्लास ले रही हूँ ना, हो सकता है कि अगले सैटरडे को यही क्लास जो है वहां पर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो क्या करिए करें, या तो आपको देखना है तो एक बार वहां हो गया तो आप थोड़ा सा 1.5x की स्पीड से देख लिया करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो रिकॉर्डेड होता है फिर वहां तो मेरे को ऐसे लगता है बहुत धीमी धीमी क्लास चलती है। ठीक है, तो यदि आपको देखना है या 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, दोबारा से रिवाइज करवाना है तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों जरूरी है, बोला है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, कि फेयरनेस पर बेस्ड हो, निष्पक्षता हो, उसमें तर्क संगता हो, रिजनेबलनेस हो, और साथ ही साथ जस्टिसनेस हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्ट्राइव टू डेवलप अ रूल ऑफ लॉ, ये रेगुलेट करता है किसको, रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट को, और प्रोटेक्ट करता है कॉमन मैन फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑफ ऑफिशियल। बोला है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो नागरिकों और समाज के बीच में संबंधों को नियंत्रण करता है, ठीक है, और आम आदमी को जो भी अधिकारियों के मनमाने निर्णय से जो है बचाता है, कि ताकि आर्बिट्रेरी डिसीजन ना ले कोई भी अथॉरिटी, वरना अथॉरिटी को रोकने वाला ही कोई ना हो। देखो कि हम जुडिशियल रिव्यू नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ेंगे। आप जानते कोई भी अथॉरिटी, चाहे जुडिशियल अथॉरिटी है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, यदि वो अपनी नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन नहीं कर रही है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो डिसीजन और उस अथॉरिटी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है, जब उनको रोकने वाला ही नहीं होगा। देखो हर किसी, कहते हैं ना कि हर किसी अथॉरिटी के ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी है उनको कंट्रोल करने के लिए। यदि आप जुडिशियल ऑफिसर भी बनते हैं तब भी आपको हाई कोर्ट का, यदि लॉ डिवीजन में है या डिस्ट्रिक्ट जज हैं तब भी आप कंट्रोल होता है किसका, हाई कोर्ट का, ठीक है। और हाई कोर्ट को भी फुल प्रेशर होता है सुप्रीम कोर्ट का कि कहीं कोई ऐसा डिसीजन ना दे दिया जाए जो कि क्या हो, जहां पर जुरिस्डिक्शन एरर हो, या कोई भी यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो वहां पर क्या होता है, ये सब नियम ही क्यों बनाए गए ताकि आर्बिट्रेरी डिसीजन ना ले सके। यदि देखो कि किसी पर्सन, मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी है ना, जैसे मोहम्मद जी आप ही, एक आपको बोल दिया जाए कि आप पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे, ठीक है, और आपको पता है कि मेरे को तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से जो है वो, हाँ, पावर मेक मैन करप्ट, हाँ, ठीक है, और फिर मतलब आप पता होगा कि आपको रोकने वाला ही नहीं कोई है, तो फिर आप अपनी मर्जी से जो है डिसीजन दे दोगे, अपनी मर्जी से जो अपने आपके मन में आएगा वो आप करोगे, ठीक है। फिर बोला इट कंसिस्ट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंसिस्ट होते हैं ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ठीक है, यहाँ इसमें सभी, हाँ, टू मेक चेक ऑन अथॉरिटी, चेक एंड बैलेंस या मेंटेन हो सके और चेक किया जा सके उस अथॉरिटी की, वो अथॉरिटी अपनी ड्यूटीज का फुल अच्छे से जो है वो पालन कर रही है या नहीं कर रही है, कोई डिसीजन ले रही है तो वहां पर कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, कोई जुरिस्डिक्शन एरर नहीं है, या तो उनको जो है, पायल राठौड़ जी, बहुत दिनों के बाद आए आप क्लास में, गुड मॉर्निंग, ठीक है। यदि आपको पता नहीं होगा तो हमारी क्लासेस कुछ दिनों से हो नहीं रही थी, तो उसके बाद आपने ये तो नहीं सोचा, आपको आपने अनाउंसमेंट तो चेक किया था ना कितने टाइम तक क्लासेस हो रही थी, ठीक है, तो जब से हमारी क्लासेस हुई हैं साइड 16 से क्लासेस चली हैं, तो हमने संडे को भी क्लास करी है, ठीक है, तो जो जो आपने क्लासेस नहीं देखी होंगी तो देख लीजिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जितना भी पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का किया है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बोला है कि ये कंसिस्ट करता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आते हैं, कार्यक्रम और नीतियां जो है शामिल हैं, जैसे कि प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हो गए, कार्यक्रम और नीतियां, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट जैसे कि पार्लियामेंट, जुडिशरी, ठीक है, संसद, न्यायपालिका के सभी प्रशासनिक पहलू, और ऑल एक्शन ऑफ स्टेट लाइक एक्टर, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि बोला है कि इसमें सभी प्रकार के सभी कार्यकारी कार्य, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन है ना, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारे काम को या लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उसमें जैसे कि कोई प्रोग्राम हो गया, कोई पॉलिसीज होगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, जैसे कि आपका जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, कोई भी लॉ बना रहा है, कोई भी डिसीजन दे रहा है, पार्लियामेंट और जुडिशरी यही करती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करती है, और सारी एक्शन जो कि स्टेट के द्वारा लिए जा रहे हैं, ठीक है, और ऑल एक्शन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, जैसे कि प्राइवेट एंटिटी जो एक्सरसाइज कर रही है कोई पब्लिक फंक्शन, कोई ऐसी प्राइवेट एंटिटी है जिसको भी पावर दी गई कि आप एक्सरसाइज करोगे पब्लिक फंक्शन, और इट इज अ ब्रांच ऑफ अ पब्लिक लॉ, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है, जो इंश्योर करता है वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, एंड ऑल्सो डील करता है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के साथ,
ठीक है। यहां पर बोला है ये सार्वजनिक कानून की एक शाखा है जो कि केंद्र और राज्य दोनों के स्तरों के कामकाजों को क्या करती है, सुनिश्चित करती है कि दोनों में ही जो है रिलेशन मेंटेन करती है, बोथ सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो डील करती है विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो कि रेगुलेट करता है किसको, एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो रेगुलेट करता है किसको, एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कि किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा और एजेंसीज के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो ट्राई करता है डेवलप करने के लिए रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट बाय रेगुलेटिंग इटसेल्फ एज अ टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, कि हमारा प्रशासनिक कानून क्या करता है, आवश्यक समय पर जो भी ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड टाइम होता है जहां पर खुद को विनियमित करके जो है जनता और सरकार के बीच में संबंधों को क्या करता है, विकसित करने की कोशिश करता है, ताकि पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन हो सके। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के जितने भी एक्शन लिए जाते हैं उनको रेगुलेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज पर इंडियन पर्सपेक्टिव हम देखें तो ऑलमोस्ट क्या है, जजमेंट लॉ है। बहुत अच्छे से जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहीं भी कोडिफाई नहीं है। आप पढ़ते हैं क्या, आप आईपीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कोई ऐसी बुक है जो कि कोडिफाइड करेगी, जहां पर फंक्शन बोलेंगे कि ये जो है वो जुडिशरी का फंक्शन होगा? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऐसा है? नहीं है। पायल राठौर जी, आपको क्लास का टाइमिंग पता है? हमारी डेली की डेली क्लास 9 इसी टाइम पर होती है। ठीक है, 9 to 11। अनाउंसमेंट आप सभी स्टूडेंट जो भी रिकॉर्डेड देखते हैं उनको मैं कहती हूँ कि आप टाइम अनाउंसमेंट देखा करिए। कभी भी क्लास से रिलेटेड कभी ऐसा हो गया, नेटवर्क इशू आ गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, तो आप अनाउंसमेंट प्रॉपर चेक कर लिया करो। ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट होती है। तो बोला है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो हमारे इंडियन परस्पेक्टिव में क्या, ऑलमोस्ट जज मेड लॉ है, कि जुडिशियल डिसीजन पर डिपेंड करता है। और बिकॉज ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, किस बेस पर, जैसे कि हमारे केसेस, कल पता चला आप वेट कर रहे थे और शाम का ही कि हमारी 8 बजे क्लास होती है। देखो डेली की डेली आपकी 9 to 11 जो है वो क्लास होती है मॉर्निंग में। ठीक है, पहले था कि टाइम 8 to 9 था, लेकिन मेरे को 2 क्लासेस चाहिए थी तो फिर 5 to 7 करा था। फिर कुछ स्टूडेंट को भी जैसे कि प्रॉब्लम थी, क्योंकि मतलब आपकी रेगुलरिटी में क्लासेस हो रही थी 4 PM पर आपकी पेपर 1 की थी, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 पूरा 10 PM तक बिल्कुल क्लासेस थी। तो फिर उसको देखते हुए जो है वो मैंने ये वाला टाइम जो है वो डिसाइड करा था। ठीक है, 9 to 11। तो इसी बेस पर क्लासेस होती हैं, इसी टाइम पर। तो आप जो है वो इस टाइम पर क्लास अटेंड कर लिया करो। ठीक है, और एक और बात बता देती हूँ कि हमारी जब तक सितंबर पर रेगुलर जो है वो सितंबर तक संडे को भी क्लास होगी। ठीक है, सितंबर 18 से लेकर जो है, मेरा पेन यहाँ है चलता नहीं है, 18 से लेकर शायद 23 या 24 तक जो है मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। उससे पहले जितना भी संडे आएगा, जो भी दिन होगा, कभी भी अपनी क्लास मिस नहीं होती। ठीक है, चलो। इट कंटेन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो है वो सभी पहलू शामिल हैं। इसमें प्रशासनिक कार्य के सभी पहलू शामिल हैं, क्योंकि ये विधायी रूप से जो है वो काम कर सकता है, क्योंकि इसे किसके माध्यम से दी गई हैं शक्तियां, हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा इसको शक्तियां दी गई हैं, बट कुछ एक लिमिट्स डिसाइड करी हैं। हाँ, 18 to 26। ठीक है, इट ऑल्सो जो 18 का टाइम मतलब वो वाला वीक होगा ना, उस वीक में जैसे मंडे को एग्जाम है तो 5 एग्जाम होते हैं, तो हो सकता है कि सैटरडे को मैं क्लास ले लूँ वापस। ठीक है, बाकी उससे पहले सारी की सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, उसमें कोशिश की जाएगी कि जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो अब बातें नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब सारी की सारी बातें बाद में करेंगे जब हमारे क्लास जो है वो 5 मिनट रहेंगे। ठीक है, यहाँ बोला है, यहाँ सुन लो। ठीक है, जो भी कोई नया भी आया है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया
कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, पूरा स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। हम यदि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना, तो हमारे लिए क्या अच्छा है कि सोसाइटी जो है वो फेयरनेस होनी, सोसाइटी में जो है वो सोसाइटी हमारी बेस्ड होनी चाहिए किस पर, फेयरनेस पर, रीजनेबलनेस पर और जस्टिस पर, ठीक है। इसके अलावा बोला है ये कंसिस्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपके एग्जीक्यूटिव एक्शन सारे आते हैं, प्रोग्राम सारे आते हैं, पॉलिसीज सारी आती हैं, जो भी पार्लियामेंट और जुडिशरी का काम है, ठीक है, उसमें जो भी जैसे कि उनके द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, कोई एक्शन लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड सारे सारे हमारे मैटर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कवर होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो रेगुलेट करता है किसको, एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्शन ले रही है उसको रेगुलेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ट्राई करता है डेवलप करने में रिलेशन बिटवीन पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में हम एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकें। जैसे कि हम यदि हम अपनी गवर्नमेंट से कोई काम करवाना चाहते हैं, यदि हम गवर्नमेंट से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक अच्छे तरीके के रिलेशन जो है वो बनने चाहिए, और ताकि पब्लिक और गवर्नमेंट का जो है वो एक मतलब इंटर रिलेट कर पाए। और यदि कभी भी ऐसा हो कि पब्लिक को कुछ नीड है, ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम कर सके, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सके। और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो हमारे इंडिया में ये डिपेंड करता है किस पर, जजमेंट लॉ है, क्योंकि टाइम टू टाइम केसेस को डिसाइड करा गया है और उसी तरीके से गाइडलाइन दी गई है केसेस बाय केसेस से, और इससे बना है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं ये कंटेन करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, कि इसमें सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो है वो शामिल है, क्योंकि ये जो हमारी बोले एज इट कैन वर्क एज अ लेजिस्लेटिव, ठीक है, कि उसने काम किसके रूप में किया है, लेजिस्लेटिव के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि इसने, ठीक है, ये डेलीगेट करता है, इट हैज डेलीगेट पावर गिवन थ्रू लेजिस्लेचर, क्योंकि इसमें जो आपको पावर दी गई है ना, वो लेजिस्लेचर के द्वारा कुछ एक पावर आपको डेलीगेट करेगी, बट कुछ एक लिमिट्स में पावर दी गई, ऐसा नहीं कि सारी की सारी पावर दी गई। हाँ, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से रिलेटेड जो है वो पावर दी गई, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो एग्जीक्यूटिव एज इट इन्फोर्स द लॉ और इम्प्लीमेंट द लॉ। जैसे कि आप जानते हैं हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन कितने हैं, सबसे पहले आता है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी, ठीक है। तो आपकी एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना, और कहीं ना कहीं जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को या लॉ में जो पावर दी गई है वो हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही कुछ पावर को अपना डेलीगेट किया गया है, ठीक है। लेकिन बोला कुछ सीमाओं में जो है वो बताया गया है, ये एग्जीक्यूटिव के रूप में जो है वो भी काम कर सकता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ऑल्सो इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना लॉ को, ठीक है। और बोला है ये it come in the role of the judiciary when there is a need to make a quick action, ठीक है। और यह जो है वो कानून मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल प्ले करती है, जुडिशरी की तरह भी रोल प्ले कर सकती है जब बात आती है क्विक एक्शन लेने की, ठीक है। बट जुडिशियल रिव्यू ऑफ एक्शन इफ देयर इज अ कॉन्ट्रेरी इन द डिसीजन, यदि बोला है कोई भी आपका क्विक डिसीजन लेना होता है, तब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज क्या करती है, जुडिशरी की भूमिका भी निभाती है। और इसके अलावा कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, यदि निर्णय के विपरीत होने पर, यदि उसमें कॉन्ट्ररी कोई डिसीजन लिया गया है, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू भी आपको देखने को मिल सकता है, उन कार्यों की समीक्षा के लिए जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो मे बी आइडेंटिफाइड ऑन द 4 बेसिस स्टोन, ठीक है। यहां पर बोला है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक कानून की पहचान के 4 सिद्धांत जो है दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, चेकिंग करना है कंस्ट्रक्टिव और एब्यूजिव ऑफ पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कि प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों के रचनात्मक और अपमानजनक की जो है वो जांच करना। सेकंड बोला है इंश्योर करना है कि इसको सिटीजन एज जस्ट और फेयर सोल्यूशन टू डिटरमाइन द डिस्प्यूट, कि जो भी नागरिकों को विवादों का उचित और निष्पक्ष समाधान या निर्धारण सुनिश्चित करना। यदि किसी भी सिटीजन के बीच में या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, या किसी भी तरह से सिटीजन के साथ ही जो है वो ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, तो क्या करना है, जस्ट एंड फेयर सोल्यूशन जो है वो डिटरमाइन करना, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना। एंड थर्ड क्या बोला कि प्रोटेक्ट करना है अनऑथराइज कर्टेलिंग ऑफ राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है।
कि जो भी आपके नागरिकों के अधिकारों में अनधिकृत जो कटौती की रक्षा करना, कि कभी भी क्या हो किसी के भी फंडामेंटल राइट के या किसी के भी फंडामेंटल राइट या राइट के साथ जो है वो किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि यदि हो रहा है तो उसको भी सॉल्व कहीं ना कहीं किसके द्वारा किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि आप देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में क्या आती है, आपकी तहसील, ठीक है, एसडीएम ऑफिस, ये सारे के सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में आते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, जिनका काम होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो देखो तहसील में कैसे केस होते हैं, रेवेन्यू केस होते हैं। और कहीं भी आपका प्रॉपर्टी का राइट है तो कोई भी अथॉरिटी जो है वो आपके उस राइट से या कहीं भी कोई गलत डिसीजन देके आपके उस राइट से वायलेट नहीं करते। ये होते हैं आपके राइट। और फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट में हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, अनऑथराइज कर्टेलिंग नहीं होना चाहिए किसी के भी राइट ऑफ सिटीजन का। ठीक है, फिर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर, और जो भी उनको पावर दी गई ना उनके लिए वो जवाबदेह भी है कि उनको जो भी यदि वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अथॉरिटी ऊपर बैठी है, उनके उनके हेड होते हैं कोई ना कोई। जैसे क्या होता है ना कि यदि कहीं बात कर लें कि बिल्कुल छोटे लेवल पर पटवारी देखें, पटवारी से ऊपर कौन होता है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार नायब तहसीलदार से तहसीलदार, एसडीएम, और फिर डीसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे कहते हैं। और इस तरह से पूरा सीक्वेंस बना होता है कि कोई भी पर्सन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि करेगा तो उसमें कोई ना कोई जो है उनका हेड है जो कि उनसे जवाब मांगेगा। ठीक है, इस तरह से अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर की भी बात करिए। और बोले इंश्योर करना है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन को, कि ताकि प्रशासन मनमाने तरीके से कार्य ना कर सके और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। और प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा पर भी जो है वो ध्यान देना। ठीक है, कि जो कोई भी डिसीजन लिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा वो जुडिशियल रिव्यू भी करवाना है। कभी यदि उन्होंने कोई ऐसा गलत डिसीजन दे दिया है तो न्यायिक समीक्षा भी जो है वो करवाई जा सकती है उस डिसीजन की, ताकि ये पूरा किया जा सके कि प्रशासन के कार्य के खिलाफ सुरक्षा प्रशासनिक कानून के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, कि इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन ओवर द आर्बिट्ररी एक्शन, कि किसी भी तरह के आर्बिट्ररी एक्शन नहीं लिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और फोकस ऑन जुडिशियल रिव्यू ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, कि जो भी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया है, ठीक है, यदि कोई डिसीजन गलत हो जाता है या किसी भी तरह का डिसीजन यदि उसकी न्यायिक समीक्षा करनी होती है तो कर सकते हैं। और ताकि फुलफिल किया जा सके प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर द मेन ऑब्जेक्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, ताकि ये पूरा किया जा सके कि प्रशासन में जो भी कार्य हो रहे हैं कार्यों के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रशासनिक कानून के मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर क्या है डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो रिलेट करता है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से, और कैन बी डिफाइन एज अ लॉ, हम इसे डिफाइन करते हैं कानून के रूप में कि एक ऐसा लॉ जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, एक ऐसा लॉ जो कि रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि प्रशासन चलाने वाली अथॉरिटी है उससे जो है वो रिलेट करता है। और इसको हम लॉ की तरह डिफाइन करते हैं क्योंकि गवर्न करता है एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को, विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, क्योंकि गवर्न करता है एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इंक्लूड किया गया है रूल मेकिंग अथॉरिटी होगी, एडजुडिकेशन जो डिसाइडिंग, एडजुडिकेशन क्या होता है, डिसाइड करना, कोई भी निर्णय लेना, और इन्फोर्समेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एजेंडा, और किसी भी पॉलिसीज को बनाना उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के कामों में आता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया है? किसी को भी कोई डाउट हो सकता है ये सेशन जो मतलब इस सेशन में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ आ रहा है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन से, बस इतना याद रखना है, जो कि डिफाइन किया गया है एज अ लॉ की तरह कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये। और ये गवर्न करता है कि एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, और जिसमें इंक्लूड है कि रूल मेकिंग अथॉरिटी होगी, एडजुडिकेशन होगी, इन्फोर्समेंट ऑफ पर्टिकुलर एजेंडा होगी, सब एडमिनिस्ट्रेटिव की डेफिनेशन में आता है। अलग अलग स्कॉलर ने जो है वो अलग अलग डेफिनेशन दी है,
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर, जैसे कि आपकी अकॉर्डिंग टू केसी डेविस, ठीक है, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ, एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करता है पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से, ठीक है, और इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है, ठीक है, जो रिलेट करता है किससे, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से, ठीक है, और इंक्लूडिंग स्पेशली लॉ, ऐसा लॉ जो कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, मतलब ऐसा लॉ जिसकी जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है। यदि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने कोई गलत एक्शन ले लिया है तो उसका हम न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन दी है केसी डेविस ने, ठीक है, बाकियों को समझ आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू आइवर जेनिस ने क्या कहा है कि कौन कौन क्लास में है, पायल जी, ललिता जी, पहले 6 स्टूडेंट हो गए थे लेकिन अभी जो है वो कम हो गए, पता नहीं क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करते हैं, हो सकता है कि टाइम का इश्यू रहा हो। अभी तक एट प्रेजेंट हमारे पास कितने स्टूडेंट हमारी क्लास में, 32 स्टूडेंट, लेकिन लाइव क्लास में जो है वो नहीं आते। हो सकता है रिकॉर्डेड देखती हूँ, लेकिन फिर ऐसे बेनिफिट क्या होगा जब जो है वो, ठीक है। तो आइवर जेनिस की क्या डेफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कि जो कि क्या करता है प्रशासनिक अधिकारियों की संगठन शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारण करने में मदद करता है, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन है एफ जे पोर्ट, ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंसिस्ट ऑफ ऑल लीगल रूल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या आते हैं, सारे के सारे लीगल रूल जो कि विच हैव अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है क्या करना, फुलफिल करना पब्लिक लॉ को, और इट टचेस द लेजिस्लेचर और जुडिशरी टू। यहाँ पर बोला है कि यह जो है वो विधायिका और न्यायपालिका को भी जो है वो छूता है। आल्सो देयर रूल, ठीक है, देयर आर रूल जो कि गवर्न करते किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के द्वारा, और सच एज इशूइंग रिट को इशू करके brought by against an administrative person, rule that permit the administrative body to exercise judicial review and practical application of law, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि इस डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू एफ जे पॉड कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंसिस्ट करता है, ऐसा लॉ है जो कि ऑल लीगल रूल से रिलेटेड है और जिसने सार्वजनिक कानून को पूरा करने के लिए अंतिम उद्देश्य है, ठीक है। और ये न्यायपालिका और आपकी विधायिका जो लेजिस्लेचर होती है, जो लॉ बनाती है, जो जुडिशरी होती है, जो कि डिसाइड करती है केसेस को, उसको भी जो है उसके साथ भी कहीं ना कहीं और लिंक करता है। और ऐसे नियम होते हैं जहां पर न्यायिक कार्य को नियंत्रण करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ न्यायिक कार्य को भी नियंत्रण करता है और प्रशासनिक व्यक्ति के द्वारा उसके खिलाफ लाई गई रिट को भी जारी करता है। और ऐसे नियम जो कि प्रशासनिक निकाय और न्यायिक शक्तियों का उपयोग करने और कानून के व्यवहारिक अनुप्रयोग की अनुमति जो है वो देता है, ठीक है। जैसे कि हमारी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ले लो, ठीक है, यदि वो केस को डिसाइड कर रही है तो क्या है वो जुडिशरी की तरह रोल प्ले कर रही है ना। और यदि वो कहीं ना कोई ऐसी पॉलिसी बना दी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात कर लें या सब डिविजन मजिस्ट्रेट या सब डिविजन, ठीक है, हाँ, मजिस्ट्रेट या सब डिविजन ऑफिसर की बात कर लें, ठीक है, सब डिविजन मजिस्ट्रेट को ही हम क्या कहते हैं, सब डिविजन ऑफिसर कहते हैं। तो उनकी बात कर लें तो उनको अपने एरिया के लिए, अपनी तहसील के लिए क्या बनाना है, कोई ऐसी पॉलिसीज बनानी है, या बहुत बारिश हो रही है, बहुत मौसम खराब है, तो उनको ऑर्डर जारी करना है कि आज जो है वो सारे के सारे स्कूल बंद रहेंगे। तो ये क्या है कि उनके द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, रूल मेकिंग की जा रही है। ये आ गया लेजिस्लेचर, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव की पावर आ गई ना उनके पास। जब वो केस डिसाइड कर रहे हैं तो जुडिशरी की पावर आ गई। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, इज टू डिटरमाइन द एंड द मोड्स इन विच सोवरेन पावर शैल बी एक्सरसाइज,
ठीक है, इट शेल बी डायरेक्टली बाय द सबऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पर बोला ऑस्टिन के अनुसार प्रशासनिक कानून उन तरीकों को निर्धारित करने के लिए है जिसमें संप्रभु शक्ति का उपयोग जो है वो किया जाता है, ये सीधे या अधीनस्थों के द्वारा जो है वो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू H.W.R. वेड कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि कंट्रोल करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, कि वहां पर गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डाइसी कहते हैं, एक ही डेफिनेशन बची है, नहीं 2-3 है, फिर नेचर एंड स्कोप करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाइसी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिनोट करता है एक ऐसा पार्ट ऑफ नेशन, एक ऐसा पार्ट ऑफ नेशंस लीगल सिस्टम, एक कानूनी प्रणाली के उस हिस्से को दर्शाता है जो सभी राज्य कार्यालयों की कानूनी स्थिति और देनदारियों को निर्धारित करती है, जो कि क्या करती है बोले, जो कि डिटरमाइन करती है लीगल स्टेटस और लाइबिलिटी ऑफ ऑल स्टेट ऑफिसर्स, और जो विच डिफाइन करते हैं किसको, राइट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड दे आर डीलिंग द पब्लिक, जो कि ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल हैं जिनसे पब्लिक डील करती है, उनके भी राइट एंड लाइबिलिटी की ये बात करता है। और एंड विच स्पेसिफाई द प्रोसीजर, जो कि स्पेसिफाई करता है प्रोसीजर बाय विच दीज राइट एंड लाइबिलिटी आर एनफोर्स। ठीक है, यहाँ पर बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिनोट करता है ऐसे पार्ट ऑफ नेशन लीगल सिस्टम को, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। एक तो डिटरमाइन करेंगे किसको, राज्य के राइट एंड लाइबिलिटी को, साथ ही साथ ये डिफाइन करेंगे राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, जिनसे क्या है पब्लिक डील करती है। ठीक है, जो स्पेसिफाई करते हैं प्रोसीजर क्या होगा, बाय विच दीज राइट एंड लाइबिलिटी इन्फोर्स, कि हम किस प्रोसीजर से क्या कर सकते हैं, अपने राइट एंड लाइबिलिटी को इन्फोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बोला है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करता है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, इसमें इंक्लूड किया गया है प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ हाउ टू एक्सरसाइज द पावर, के लिए हमें अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, लिमिट्स क्या होगी पावर की, और द वे इन विच द पावर आर केप्ट इन दोज लिमिट फॉलोड बाय द ऑफिसर। ठीक है, और रेमेडी क्या क्या अवेलेबल है यदि पब्लिक के किसी भी राइट की को जो है वो मतलब राइट को वायलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला कि प्रशासनिक कानून क्या होता है, प्रशासनिक कानून क्या होता है, ऐसा लॉ जो रिलेट करता है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, इसमें इंक्लूड किया गया है कि प्रोसीजर ऑफ हाउ टू एक्सरसाइज द पावर, कि हम अपनी पावर को किस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं, और लिमिट्स क्या है पावर की, यदि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं तो उसकी लिमिट्स क्या है। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी लिमिट्स हैं, क्या क्या लिमिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दी गई हैं, और यदि कोई भी पर्सन उन लिमिट्स का या किसी के राइट का वायलेशन करता है तो उस पब्लिक के पास क्या रेमेडी है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या बात करता है। ठीक है, यहाँ पर बोला अकॉर्डिंग टू सीके टेकवानी मैंने ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कि डील करती है किसके, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के, कि ऐसी ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि डील करती किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट रहा जल्दी से पूछो, फिर नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमने मीनिंग डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से बताइए ललिता जी, अंजलि जी, कौन कौन है क्लास में और जो है वो समझ आ गया। मोहम्मद जी, किसी को कोई डाउट है, नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, क्या कुछ नेचर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो बोला है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एंड इंटरेस्ट, क्योंकि इट इज अ मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिनोमिना इन वेलफेयर ऑफ स्टेट टुडे। आजकल के टाइम में देखें तो एक वेलफेयर स्टेट के में जो है वो सब उत्कृष्ट घटना है। ठीक है, मतलब ये जो है वो नो डाउट मैम। और कौन है क्लास में मोहम्मद जी के अलावा।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो आपका ग्रो हुआ है टाइम टू टाइम, और इसने और आजकल के प्रेजेंट टाइम में हम देखें कि वेलफेयर स्टेट की भूमिका ये निभा रहा है, ठीक है। और नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसी तरह से इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नॉलेज होना, ना कि किसी ऑफिशियल्स को, ठीक है, बल्कि ना कि किसी स्टूडेंट को, बल्कि हर एक सिटीजन को नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिशियल्स एज रिस्पॉन्सिबल, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके फॉर कैरिंग एडमिनिस्ट्रेशन एज फॉर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ स्टूडेंट है लॉ के, उनको भी जानना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बहुत जरूरी है। और एक तो क्या है कि नॉट कोडिफाइड है, ठीक है, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कोडिफाइड नहीं है, लाइक आईपीसी आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह कोडिफाइड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। जज मेड लॉ है, ठीक है, कि आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम जो है वो ऐसे केसेस डिसाइड करे गए हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के फंक्शनिंग की बात करी गई कि वो किस तरह से काम करेंगे। बोला इट इज एसेंशियली अ जज मेड लॉ है, क्योंकि ये ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है जो कि डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर से, ठीक है, कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है जो डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर से, ठीक है। और इसके बाद बोला है कि डील करती है ऑर्गेनाइजेशन से। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है विद ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, कि एक ऐसा प्रशासनिक कानून जो कि प्रशासनिक और अर्ध प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन और शक्तियों से संबंधित है, कंसर्न करता है विद ऑफिशियल एक्शन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो प्राइमरली कंसर्न विद ऑफिशियल एक्शन, जो भी आपकी अथॉरिटीज के द्वारा एक्शंस लिए जाते हैं ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है, और जो भी प्रोसीजर वो अडॉप्ट करते हैं ऑफिशियल एक्शन को लेने के लिए वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है, जैसे कि रूल मेकिंग हो गया, रूल एप्लीकेशन हो गया, माइनॉरिटी एक्शन हो गया, ठीक है, मॉनिटरिंग एक्शन हो गया, ठीक है, और यार प्योर एडमिनिस्ट्रेशन। और बोले कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, नियंत्रण तंत्र, इसमें बोले इंक्लूड किया गया है कंट्रोल मैकेनिज्म को, जिसमें बोला है जुडिशियल रिव्यू, कि यदि कहीं भी कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो अपनी अपनी ड्यूटीज का सही तरीके से जो है वो पालन नहीं कर पाई और उन्होंने ऐसा डिसीजन दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसके थ्रू, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, by which the administrative authority are kept within the bond or made effective, ताकि जिसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की सीमा के भीतर जो है वो मतलब वो अपनी लिमिट्स के अंदर ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके और वो जो है वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब अथॉरिटीज भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज आर डिराइव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी लॉ, कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो अथॉरिटीज दी गई हैं, ठीक है, और स्टैट्यूटरी लॉ में जो अथॉरिटी दी गई है वहीं से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिराइव हुआ है। राइट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है, रिलेट करता है किससे, इंडिविजुअल के राइट से एज वेल एज अ पब्लिक की नीड से, और इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को और ऑनेस्ट गवर्नेंस। यदि ये सेशन जो है ना वो जैसे कि ये सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया या हम कहाँ तक पहुंचे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंप्लीट कर लिया, जुडिशियल रिव्यू रहा, तो कल मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू लेके आऊंगी इस एक क्लास में, ठीक है। आपके पहले हम जुडिशियल रिव्यू को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं जितना भी एमसीक्यू लेके आई होंगी उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ऐसा चलेगा ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे वो मैं कल करवाऊंगी। तो बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक रिलेट करता है किसके, इंडिविजुअल के राइट से एज वेल एज अ पब्लिक की नीड, और इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी और ओपन द ऑनेस्ट गवर्नेंस व्हिच इज मोर पीपल फ्रेंडली, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके। बोला है कि प्रशासनिक कानून व्यक्तिगत अधिकारों के साथ साथ सार्वजनिक जरूरतों से भी संबंधित है, पारदर्शिता, खुला और ईमानदार शासन सुनिश्चित करता है जो अधिक लोगों के अनुकूल है। मीन्स और एंड, ये स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इज नॉट द एंड, और ये किसी भी तरह से एंड नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई, बल्कि एक साधन है जो कि टाइम टू टाइम जो है वो डेवलप होता रहा है, ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, ठीक है।
इमरजेंसी एंड डेवलपमेंट की बात करी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो अमर्ज हुआ है और डेवलप हुआ है, ठीक है, वेर एवर एनी पर्सन बिकम द विक्टिम ऑफ आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ अ पब्लिक पावर, ठीक है, कि प्रशासनिक कानून उभरता रहा है टाइम टू टाइम और विकसित होता रहा है, जब भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक शक्ति के मनमाने प्रयोग का शिकार हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी आर्बिट्ररी डिसीजन देती है या किसी भी तरह से अपना कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर, ठीक है, कि वो अपनी पावर का यूज जो है वो लिमिट्स में करें, ठीक है। प्रशासनिक कानून में कानून के दर्शन की शाखा नहीं है बल्कि कानून के समाज शास्त्र की शाखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नॉट द ब्रांच ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ बट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, ठीक है, ये सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है। और ब्रांच जो विच गवर्न, ठीक है, यहाँ पर बोले कैसी शाखा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसी शाखा है, इट्स अ बॉडी ऑफ लॉ है जो गवर्न करती है किसको, एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, जो गवर्न करती है किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की एक्टिविटीज को ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट में जो भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उनकी एक्टिविटी को गवर्न करती है। गवर्नमेंट एजेंसी एक्शन इंक्लूड करता है कि जैसे रूल मेकिंग, रूल एडजुडिकेशन, एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेशन और रिलेटेड एजेंडा। अब सोर्सेस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, तो सबसे पहले हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहां से निकल गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, प्राइमरी गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, और हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे फंडामेंटल राइट है, रिट है, आर्टिकल 32 में बताया गया कि आप रिट जो है वो फाइल कर सकते हो, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट के का हनन हो जाए, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने डिस्कस किया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सब हमने डिस्कस किया है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है। तो इन्हीं से जो हमारी ये जो हमने गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स देखे हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, सॉरी स्टेट स्टेट एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ये सब हमने डिस्कस किया। जैसे कमीशन है, ट्रिब्यूनल है, ये सारे ही इनमें से कुछ कुछ पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पब्लिक लॉ, हाँ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है मोहम्मद जी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी पब्लिक लॉ है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है, ठीक है। और फिर बोला है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि ये सारी चीजें कहाँ दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई, ठीक है, और इन्हीं से निकल के आया है क्या, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और एक्ट और स्टैट्यूट, कोई ऐसे लॉ बन, जैसे कि आपके अलग अलग एक्ट हैं, जैसे कंपनी लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, बॉन्ड्समैन एक्ट हो गया, लोकपाल, लोकायुक्त, इनसे भी कहीं ना कहीं से इनसे भी निकल के आया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वी सी देयर आर वेरियस लॉ, ठीक है, जैसे कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बॉन्ड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त एक्ट, ये सारे ही क्या है, सोर्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ऑर्डिनेंस, ठीक है, यहाँ पर बोला कि पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती है तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है काम करती है अंडर, ठीक है, बोले कार्यकारी शाखा के तहत, जहां पर कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर दी गई होती है ना प्रेसिडेंट को, ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर दी गई होती है और आपके गवर्नर की, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को और 213 में गवर्नर को पावर दी होती है कि परमिशन टू मेक ऑर्डिनेंस, की अध्यादेश बनाने की अनुमति यहाँ पर दी गई होती है। रूल्स, कोई अलग अलग रूल बना दिए, उनको एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चाहिए, तो इनमें से भी निकल के आया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है। और इट मे बी एप्लीकेबल ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और जनरल पब्लिक, और ये एप्लीकेबल है पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर भी और जनरल पब्लिक पर भी। अब रेगुलेशन एंड सर्कुलर क्या है, अलग अलग रेगुलेशन बनाए गए हैं, ये सिग्निफाई करते हैं डिसीजन, ऑर्डर, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट आर मेड नॉन और टू पब्लिक, ठीक है। इन स्फेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग, इट मींस कि ऐसा, मतलब इट इज नॉट, इट इज रिलेटेड टू सिचुएशन, एक ऐसा रेगुलेशन, देखो रेगुलेशन और सर्कुलर क्यों बनाए जाते हैं, कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, उनसे निपटने के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है,
तो एकदम से क्विक एक्शन लेने के लिए, चाहे किसी भी तरह की आपदा आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कोई एक एक्शन लेने के लिए हम क्या बनाते हैं, छोटी छोटी पॉलिसीज बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं। ठीक है, ये रिलेटेड करता है किससे, सिचुएशन जहां पर पावर दी होती है, गिवन फिक्स की गई होती है, डेट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ डेट, और इट आल्सो रिलेटेड टू एग्जाम्पशन ऑफ रेट फिक्सिंग द प्राइस। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ये कवर करा गया है, लेट कवर द वेरियस ऑल टाइप ऑफ लेजिस्लेशन और क्वासी जुडिशियल डिसीजन। इसमें विभिन्न प्रकार की विधायी और अर्ध न्यायिक निर्णय जो है वो शामिल है। यहाँ पर विशिष्ट और सामान्य हो सकते हैं विशिष्ट आदेश। ठीक है, जो आपके स्पेसिफिक ऑर्डर है, ये रेफर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग फ्रॉम अ पार्ट ऑफ सच रूल। ठीक है, मेकिंग सोर्स, ठीक है, जो कि सोर्स बनाते हैं, एक ऐसा मतलब और कोई ऐसा ऑर्डर जो है वो पास किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा या किसी भी अन्य अथॉरिटी के द्वारा, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को क्या कर दी गई, अपनी पावर डेलीगेट कर दी गई। ठीक है, डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, बोला है इट इज एक्सप्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और रूल मेकिंग किसके द्वारा की जाती है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, जहां पर कोई डायरेक्शन दी गई होती है। ये मैंडेटरी भी हो सकती है, रिकमेंडेटरी भी हो सकती है, मतलब इसको जो है वो इसका पालन करना जो है वो मैंडेटरी भी हो सकता है और रिकमेंडेटरी भी हो सकता है। और बाय लॉ, ठीक है, रूल में जो बनाए जाते हैं वो सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, जो कि स्टैब्लिश्ड किए गए हैं अंडर द एक्ट और लेजिस्लेचर। स्कीम और नोटिफिकेशन क्या होती है, ये रेफर करती है कैसी सिचुएशन जहां पर लॉ को ऑथराइज किया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, सॉरी, यहाँ पर बोला है कि उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां कानून एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को एक ढांचा निर्धारण करने के लिए जो है वो अधिकृत करता है। ठीक है, विच इज डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज टू प्रोसीड। यहां पर बोला कि ये रेफर करता है कैसी सिचुएशन जहां पर लॉ ने ऑथराइज किया रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को, किस लिए, टू ले डाउन करने के लिए फ्रेमवर्क विद इन द डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और प्रोसीड, जिनमें जिनके अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए जाते हैं। जुडिशियल डिसीजन के अलग अलग केसेस आए हैं, अलग अलग डिसीजन दिए गए हैं, आपके प्रेसिडेंट दिए गए हैं हायर कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि लोअर कोर्ट को फॉलो करनी है, और जो कि लोअर कोर्ट के साथ साथ उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी फॉलो करने हैं। जैसे कि लैंडमार्क केस आया था, पुट्टा स्वामी केस, ठीक है, जो कि रिलेटेड था प्राइवेसी से। मेनका गांधी केस जो कि रिलेटेड है राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि रिलेटेड है किससे, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन से। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि रिलेटेड है किससे, राइट है वर्कर का, वर्कर को राइट है हु आर, जो कि वर्किंग कर रहे हैं, जो कि वर्क कर रहे हैं कहां पर, माइंस में, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे ही जो हमारे डिसीजन है, ठीक है, ये बोला है कि विच में बी यूज, जो कि यूज की जाते हैं क्लेरिफाई करने के लिए स्कोप ऑफ द प्रोविजन लॉ और इसकी इंटरप्रिटेशन को। और जैसे कि ये इंक्लूड करता है इसमें राइट टू फूड ऑल्सो। ठीक है, इस केस में ये सब बोला गया था। ठीक है, तो ये सारे जजमेंट भी क्या है, एक हमारे सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि ये जो हमारे जजमेंट दी जाती है ना, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कहीं भी चले जाओ, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मतलब कोई भी है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन तहसील वगैरह में चले जाओ, या कोई भी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट की है, वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के मतलब कहीं कहीं ऐसे देखना, और देखेंगे आप ना कोई ऐसा कहीं भी किसी भी ऑफिस में चले जाओ, उन लोगों के पास ऐसे कोर्ट का ऑर्डर आ जाए ना, तो वो लोग ऐसे ही डर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है कि वो लोग काम करते हैं, ठीक है, जुडिशियल डिसीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो है वो हमें बताते हैं कि हम इन्हीं से जो है वो कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ निकल के आया है, और मेन रोल यहाँ पर प्ले करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। कंडीशन क्या है, कंडीशनल लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन। ठीक है, कि सशर्त कानून और प्रशासनिक निर्देश। टू लेजिस्लेचर मेक द लॉ, ठीक है, बोला है टू लेजिस्लेचर क्या करता है, मेक लॉ को बनाता है, बट लॉ the executing being bring it into the operation when the condition demanding such operation are obtained or the executive has to decide। यहाँ पर बोला एग्जीक्यूटिव को ये तय करना होता है कि कानून के संचालन के लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं और क्या नहीं है। कानून को लागू करते समय आवश्यक शर्तों को अधिसूचित जो है वो किया जाता है, और इन्हीं शर्तों को, इन्हीं कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं।
इन्हीं सशर्त कानून ही इसे जो है सशर्त कानून कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं, जहां पर कोई ना कोई जो है वो कंडीशन लगाई गई होती है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कोई ना कोई डायरेक्शंस दी गई होती है। रिलेशनशिप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्लियरली ये नहीं बताता, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, सबॉर्डिनेट है कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। मतलब इनको ये कहना कि ये दोनों ही पहलू, मतलब दोनों ही जो है वो अलग अलग हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, इनका रिलेशनशिप है और ये ओवरलैप करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दोनों ही ब्रांच है किसकी, पब्लिक लॉ की। ठीक है, तो बोले वी सी द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ है। केट जो है कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है दोनों को डिफरेंशिएट करना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो अलग अलग है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ओवरलैप करता है। ठीक है, कि इन दोनों के जो है प्रोविजन जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। और इन इंडिया में बोला है आपको अलग अलग आर्टिकल 32 दिया गया है, जहां पर आप रिट फाइल कर सकते हो। आर्टिकल 136 है, 226 है, 300 है, आर्टिकल 227 है, आर्टिकल 311 है। ठीक है, यहाँ पर बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के बारे में बोला गया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जो कि क्या करते हैं, ये सभी को क्या करना है, जब हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा नोट्स दिए जाएंगे तो बेयर एक्ट में ओपन करना है, सारे के सारे आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना और ये देखना है कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के बारे में क्या क्या बोला गया यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है, बोले ये कंट्रोल मैकेनिज्म जो प्रोवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कंट्रोल, बोला द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, ये सारे आर्टिकल जो है ये बात करते हैं। इट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड रेगुलेट द पर्टिकुलर फील्ड, और इसके अलावा किसी विशेष क्षेत्र को विनियमित करने और कुछ प्रशासनिक एजेंसी भी यहाँ पर शामिल है अर्थात इन आर्टिकल्स में। ठीक है, जहां पर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करी जाती है, इनको देखिएगा। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, हमने तो देख लिया कि इसमें ये जो है थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, यहाँ से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है और ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के। अब देखो कि सिमिलरिटी है, बोले दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही पब्लिक लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और बोले इन द अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि दोनों ही डील करते हैं किसके साथ, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी यही दिया गया और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही दिया गया। और इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करते हैं, बोथ जो है वो डील करते हैं विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट पावर, कि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कल ना मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगी अभिजीत जी। ठीक है, तो कल जो है वो आपको हमारे जितना भी हो सकेगा, जितना मैं एमसीक्यू लेके आऊंगी, फिर आपको जो है वो समझ आएगा कि किस तरह से जो है वो, वैसे तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, बट ये है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बोले दोनों ही रिलेट करते हैं, डील करते हैं किससे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज गवर्नमेंट पावर एंड फंक्शन से। और वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो एंड होता है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो वेकेंट होता है। बोथ का कंसर्न है किससे, इम्पोजिंग बाउंड्री एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज एक्सरसाइज द फंडामेंटल गवर्नमेंटल पावर। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों ही क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पर सीमाओं के बारे में बोला गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की, गवर्नमेंट की बाउंड्री है, अकाउंटेबिलिटी की बात करेगी और एक्सरसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पावर को। ठीक है, और इसके अलावा एप्लीकेशन इज फाउंडेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन्वॉल्व द कॉपीज रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दोनों ही कंसर्न करते हैं ह्यूमन राइट लॉ से। ठीक है, साथ ही साथ दोनों ही बात करते हैं स्टेटस एंड केस लॉ। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन की बात कर ले, दोनों ही अपनी सिद्धांतों और संचालनों के लिए जो है कानून और केस कानूनों पर भरोसा करते हैं। और दोनों ही द प्रिंसिपल ऑफ बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इन सेम इंस्टीट्यूशन, कोर्ट लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंट। ठीक है, यहाँ पर बोला है यानी दोनों के सिद्धांतों की एक ही संस्थानों यानी अदालतों और कानून प्रवर्तन एजेंटों द्वारा जो है वो लागू किया जा सकता है।
ठीक है। डिसिमिलैरिटी क्या है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू हॉलैंड और हमारा बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो डिस्क्राइब करता है वेरियस ऑर्गन ऑफ रेस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है डिस्क्राइब करता है वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इन मोशन। ठीक है। आइवर जेनिस कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है, आइवर जेनिस कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डील करता है फंडामेंटल से, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इन डिटेल में, यदि इसके आगे कोई एक्शन हुआ वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज मेजोरिटेरियन, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एंटी अथॉरिटेरियन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डील करता है विद द जर्नल प्रिंसिपल, ठीक है, जिसका रिलेशन किसके साथ है, ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ वेरियस ऑर्गन से। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से। ये डील करता है किसके साथ, राइट के साथ। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इट ले एम्फेसिस ऑन द पब्लिक नीड्स। ठीक है। और इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, और ये सबऑर्डिनेट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। रीजन क्या है ग्रोथ की, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि हमें कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट लेके आना है, एडिक्वेट करना है जुडिशियल सिस्टम को। ठीक है। आप जानते हैं कि जुडिशरी जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करती है, मतलब स्लो एंड कॉस्टली है, अनएक्सपेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स है और फॉर्मलिस्टिक इन नेचर है। इसलिए ओवरबर्डन को कम करने के लिए और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए जो है वो ये पॉसिबल, मतलब जहां पर जिसके स्पीडी डिस्पोजल करना उन केसेस को पॉसिबल नहीं था, इसके परिणाम स्वरूप हमने क्या कर दिया, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों में हड़ताल और तालाबंदी भी यहाँ पर देखने को मिली। तो इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाते हैं, ताकि इन कुछ एक केसेस को अलग जो है वो, मतलब हर एक केसेस से रिलेटेड अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाए जाए, लेबर ट्रिब्यूनल बनाए जाए, ताकि अलग अलग केस जो है वो वहीं सॉल्व हो जाए, लेबर कोर्ट बनाए जाए, ताकि ट्रिब्यूनल आर नॉट कोर्ट। बात करते हैं कि ट्रिब्यूनल जो है वो कोर्ट नहीं होते, बट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास पावर होती है जुडिशियल। ठीक है। जुडिशियल एंड इनएडिक्वेट लेजिस्लेशन है कि आप जानते हैं कि विधायिका के पास दिन प्रतिदिन इतनी जरूरतें बोले इतनी डे बाय डे इतना चेंजेस होता रहता है, जहां पर नीड होती है सोसाइटी को अलग अलग लॉ लेके आने की। यहाँ पर डिटेल्ड प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, तब जाके कोई लॉ बनता है। इसलिए जो है इनएडिक्वेट लेजिस्लेशन को देखते हुए भी हमने क्या कर दिया है, कुछ एक पावर को हमने अथॉरिटी को जो है डेलीगेट कर दिया। ऑल दीज रिजल्ट इन डेलीगेशन ऑफ सम लेजिस्लेटिव पावर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है, और इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पीपल है, ठीक है, टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स है, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन की, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है, लेजिस्लेशन नए नए लॉ की जरूरत पड़ती है। इसी को देखते हुए हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कुछ एक पावर दे दी कि कोई कहीं ना कहीं, मतलब यदि कोई छोटा मैटर है तो आप ही जो है उसको हैंडल कर लो। केस लॉ देखो यहां से, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको, मतलब ऐसे लोग जिनको अपनी रिटायरमेंट से पहले ही जो है वो क्या कर दिया जा रहा था, निकाल दिया जा रहा था। ठीक है। तारीख पहली एक निश्चित डेट से पहले जो भी ये निकाला। ठीक है, एक मिनट सुनिए। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर उन्होंने डेट डिसाइड करी थी। इससे पहले जितने भी लोग थे उनको अलग पेंशन दी जा रही थी। इससे पहले मतलब इस पर्टिकुलर डेट के बाद जितने लोग रिटायर हो रहे थे उनको अलग पेंशन दी जा रही थी। ठीक है। तो इससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ठीक है, कि देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। ये जो आपकी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने चलाई है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। ठीक है। और जो कि फिक्स की गई है कट ऑफ डेट के आधार पर। तो यहां पर हेल्ड किया गया कि इट वाज हेल्ड दैट सच डिसीजन वुड भी क्या है, आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है और अल्ट्रा वायरस है। ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव पैदा कर रहा है कि आपने जो है वो ऐसा करते कि कुछ, मतलब आप डिसाइड करते कि ऐसे लोग हैं कि जो कि इतनी एज के बाद रिटायर हो रहे हैं। वैसे तो एक फिक्स डेट एज बताई गई होती कि इस दिन मतलब जब 60 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं कहीं जो 58 भी आपको देखने को मिल सकते हैं किसी किसी डिपार्टमेंट में, तो वहां उसके बाद जो है वो आप रिटायर हो जाते हो तो आपको जो है पेंशन मिलती है।
तो यहाँ पर क्या बताया गया था कि ये पर्टिकुलर उन्होंने डेट डिसाइड कर दी थी और ये बोला था इससे पहले जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं उनको इतनी पेंशन मिलेगी और जिससे बाद जितने रिटायर होंगे तो उनको इतनी पेंशन मिलेगी। तो ये उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो आपने पॉलिसी बनाई है आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी और अल्ट्रा वायरस है। एक और केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का, यहाँ पर आपने देखा भी है ये केस हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी डिस्कस किया है। यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोविजन फ्रेम किए गए थे एयर इंडिया के द्वारा, जो कि ये बात करते थे टर्म एंड कंडीशन, जो कि एयर हॉस्टेस यदि बोला जाता था कि यदि वो प्रेग्नेंट पाई जाती है, ठीक है, तो उनको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा उनकी सर्विस से, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि ये वायलेशन है किसका, आर्टिकल 14 का, 15 का और 21 का ऑफ एयर हॉस्टेस। यहाँ पर बोला it was held that such a law would be violative the constitution, ये वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को और हेंस इसका क्या है, ये आर्बिट्ररी नेचर है, ठीक है। अब देखो कि इन केसेस को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ये सारी एयर इंडिया जो है वो, ठीक है, और ये जो पेंशन की ये गवर्नमेंट ने जो भी अथॉरिटीज होती हैं ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कवर होती है। तो यहाँ पर बात करी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो अपनी जो भी सिटीजन है, जो भी उनके वर्कर हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो किस तरह से जो है वो डील करती है और क्या वो ऐसी पॉलिसी बना रही है। यहाँ पर पॉलिसी की, यहाँ पर भी एक पॉलिसी बनाई थी उन्होंने, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, और यहाँ पर भी उन्होंने एक सॉरी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करी थी, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 14 एंड 15, 21 की वायलेशन करते हैं। एक और केस है यहाँ पर 1991 का, ठीक है, डीटीसी मजदूर कांग्रेस इन 1991। इसमें क्या किया था, इसमें ये बोला गया था कि कोई भी एक स्थायी कर्मचारी होंगे, मतलब किसी भी स्थायी कर्मचारी को हम क्या करेंगे, 3 महीने का नोटिस देंगे और उसके बाद जो है उसको क्या कर देंगे, सेवा से टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, उसको जो है वो क्या निकाल देंगे जॉब से, ठीक है। तो ये कहा गया था कि कोर्ट के द्वारा कि ये जो आप 3 मंथ का सिर्फ नोटिस दे रहे हो और आप उनको निकाल दे रहे हो, ये अल्ट्रा वायरस है और हेल्ड किया था, ठीक है, कि और इसे हेल्ड किया कि टू बी वॉइड है ये, ठीक है, कि आपको अथॉरिटी ही नहीं है कि आप किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय को सिर्फ 3 मंथ का नोटिस दोगे और उसको निकाल दोगे। अपनी अल्ट्रा वायरस पावर का अल्ट्रा वायरस कर रहे हैं, यहाँ पर बोला कि जो भी पावर अल्ट्रा वायरस तब बोलते हैं जब भी कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर का एक्सेसिव यूज करती है, ठीक है, और इसको हेल्ड किया आपका वॉइड। एक और केस है लाभ चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इन दिस केस कुछ एक जैन मंदिर के लिए आवश्यक शर्तें जो है वो इस प्रकार बनाई गई थी। यहाँ बोला गया था कि 21 वर्ष की आयु की प्राप्ति जिन लोगों की, जिन्होंने 21 वर्ष अपने कंप्लीट कर लिए हैं, वो क्या करेंगे, कम से कम 500 रुपीज या उससे अधिक योगदान जो है वो देंगे और पिछले 10 वर्षों से जो इस राज्य में रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ऑनरेबल यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट द रूल जो कि प्रोवाइड करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल, जैन टेम्पल, ये क्या है, आर्बिट्रेरी है और डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जैन मंदिर के प्रबंधकों, जो उनकी मैनेजमेंट ने ये रूल बनाया है, ये क्या है, मनमाना है और भेदभाव पूर्ण है, डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्रेरी नेचर है और हेंस यहाँ पर हेल्ड किया गया, ये वायलेट कर रहा है किसको, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, कि ये बोला कि आप जो है इस तरह का रूल नहीं बना सकते। देखो कि हर कोई पर्सन यदि सोसाइटी में रह रहा है तो हर किसी की पॉकेट अलाउ थोड़ी ना करती है कि उसको 500 रुपीज पे ही करना पड़ेगा। हो सकता है सोसाइटी में ऐसे लोग भी होंगे जिन बेचारों के घर में खाने के लिए जो है वो इतने पैसे भी ना हो, उनका गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो रहा, ठीक है। तो ऐसा तो आप यदि रूल बना रहे हो तो ये बहुत गलत है, आर्बिट्ररी है, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। एक और केस है नरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इन दिस केस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को चैलेंज किया गया था, यहाँ पर हेल्ड किया गया था कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो कोई अध्यादेश बनाने के बजाय ये बेहतर होगा कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा समय निकालें और अधिनियम या कोई ऐसा विधान बनाएं जिसके लिए सभी, जो जिसमें सभी के लिए जो बाध्यकारी प्रगति हो। इसलिए ऐसा
किया गया ताकि हाथ में अधिशासी अधिकारियों के में सत्ता का दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यदि प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास है, तो वो क्यों है? इसलिए है क्योंकि यदि कोई भी क्विक एक्शन लेना है और जब जो है पार्लियामेंट इन सेशन में नहीं होती है या गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस जो है वो बनाना चाहता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उसके पास है, तो क्यों है जब हमारी स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपनी सेशन में नहीं होती, अपने हाउस में जो है नहीं होती, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, ठीक है, तब जो है वो गवर्नर ऑर्डिनेंस जो है वो मेक कर सकता है। तो यहाँ पर बोलना था कि इससे बेहतर ये होगा कि हम एक ऐसा लॉ बनाएं जो कि सभी के लिए बाध्यकारी हो, और इसलिए क्या हो कि इसलिए ऐसा किया गया जो इस ताकि ये कहा गया कि देयर कुड नॉट बी मिसयूज, ताकि कोई भी अथॉरिटी है जो एक्सेस अपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सके। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लीजिएगा। देखो कि ठीक है, और देखो कि वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही। लेकिन बाकी हम लोग क्यों उसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्यों हमने नेचर एंड स्कोप को पढ़ा, तो वो इसलिए पढ़ा क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। इसलिए मेरा तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज पर सिलेबस ही आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर किसी को डाउट रहा है तो जल्दी से बता दो, ठीक है, फिर अपना स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अभिजय जी, मोहम्मद जी, ललिता जी, जो कोई भी क्लास में है जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट रहा है किसी क्वेश्चन में? अभी हमारी 1 क्लास हुई है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो समाप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ देखते हैं जुडिशियल रिव्यू को कितना रहता है। जल्दी से बता दो, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नो, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, डिराइव हुए हैं सबसे पहले तो वर्ड जस्ट नेचुरल से। ये एक रोमन लॉ का वर्ड है, ठीक है, जो कि क्लोजली रिलेटेड है कॉमन लॉ से और मॉरल प्रिंसिपल से, ठीक है, बट इज नॉट कोडिफाइड, ठीक है, बट की ये क्या है, कोडिफाइड नहीं है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनी स्टैट्यूट, ठीक है। कैसा लॉ ऑफ नेचर है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? ये जो है आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का नियम, ये जो प्रिंसिपल है, वो ना केवल की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इवन की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी ये फॉलो करना पड़ता है। इवन की आप देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अथॉरिटी को भी ये जो है वो फॉलो करना पड़ता है। हर किसी कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, हर किसी को ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज बोले ये जो है सबसे पहले डिराइव किया गया कहां से, जस्ट नेचुरल से, ठीक है। ये रोमन लॉ का वर्ड है जो कि क्लोजली रिलेटेड है किससे, कॉमन लॉ से और मॉरल प्रिंसिपल से, बट ये कोडिफाइड नहीं है। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनी स्टैट्यूट, जो कि किसी भी स्टैट्यूट से डिराइव नहीं किया गया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज adhered by all citizen of civilized state, ठीक है, एंड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। ये बोला गया कि प्राकृतिक न्याय जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत है, उसका पालन एक सभ्य राज्य के सभी नागरिकों द्वारा सर्वोच्च महत्व के साथ जो किया जाता है, और उचित व्यवहार के प्राचीन दिनों में जिस समय औद्योगिक क्षेत्र में ठीक है, यहाँ पर बोला इन द एंशिएंट डे में, जहां पर फेयर प्रैक्टिस की जाती थी एट द टाइम when industrial area ruled with the harsh and rigid law, hire and fire, and Supreme Court give the command with the passive of duration and establishment of social justice and economy and statutory protection of workmen। अब देखो एंशिएंट इंडिया की बात करी गई है कि हमारे पहले वाले
इंडिया में, ठीक है, हिस्ट्री में हम देखें तो वहां पर कुछ ही हद तक फेयर प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है, और पहले थोड़ा की भी जाती थी। राजा लोग जो है वो काफी अच्छे होते थे, ठीक है, वो दोनों पार्टीज को सुनते थे, ऐसा नहीं होते थे कि ऐसे ही सूली पर लटका देते थे। लेकिन उसके बाद जो हमारी अथॉरिटीज या ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आई, ठीक है, उसके बाद भी वहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिला कि बड़ा ही हार्ड एंड रिजिड लॉ देखने को मिला, जहां पर किसी भी पर्सन के साथ जो है वो फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता था। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसलिए हम अडॉप्ट करते हैं, हर किसी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ये प्रिंसिपल्स को फॉलो क्यों करती है, ताकि सोशल जस्टिस दिलवाया जा सके सभी लोगों को, ठीक है, और सभी लोग जो है वो अपनी सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था को वैधानिक संरक्षण तरीके से जो है वो उनकी इकोनॉमी भी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन भी उनको दी जाए फॉर वर्कमैन को, ठीक है। अब बात करें नेचुरल जस्टिस, सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि सेंसिबल और रीजनेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। नेचुरल जस्टिस का सिंपली मतलब क्या होता है कि किसी विशेष मुद्दे पर एक समझदार और उचित निर्णय लेने की एक प्रक्रिया बनाना, कि आप एक ऐसा प्रोसीजर बना रहे हो जो कि डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, जो कि डिसीजन लेने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर और पर्टिकुलर इशू, किसी भी पर्टिकुलर विषय पर, ठीक है, किसी भी विशेष मुद्दे पर एक समझदार, सेंसिबल और रीजनेबल डिसीजन जो है वो लेने की एक प्रक्रिया है। समटाइम इट डज नॉट मैटर व्हाट इज अ रीजनेबल डिसीजन, कभी कभी जो है वो इस बात से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीजनेबल डिसीजन क्या है, बट मैटर इट इज अ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है जो कि आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप सही से जो है वो एक जस्टिस दिलवा सके लोगों को, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है, बोले इट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन विद द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, ठीक है। और ये निष्पक्षता की अवधारणा के भीतर जो है वो प्रतिबंधन नहीं है, इसमें अलग अलग रंग मतलब यहाँ पर कलर शेड्स ऐसी बात करिए, लेकिन आपको सिंपल ये बात करना है कि नेचुरल जस्टिस जो है वो सिंपली क्या होता है, जहां पर आप एक अच्छा डिसीजन दे सको, सेंसिबल और रीजनेबल डिसीजन जो है वो दे सको। अब बेसिकली हमारे नेचुरल जस्टिस के नियम क्या है, 3 रूल क्या है, हायरिंग रूल, ठीक है, हेयरिंग रूल, ठीक है, सॉरी, हेयरिंग रूल, जिसमें बोला है कि हर किसी को आप क्या करोगे, सुनो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप जो है वो किसी केस को डिसाइड कर रहे हो और सिर्फ आप एक ही पार्टी को सुनते हो, दूसरी पार्टी को सुनते ही नहीं हो। अब देखो कि सिविल केसेस में क्या होता है कि यदि कोई एक पार्टी नहीं आई, ठीक है, यदि कोई एक पार्टी नहीं आई तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भी जो है वो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी सेट असाइड की एप्लीकेशन को लगाना चाहें, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं। आप पर्टिकुलर रीजन दो कि आप पहले उस डेट में क्यों नहीं आए जब आपको समन गए थे, और फिर उसके बाद यदि आप आ जाते हो बाद में तो आपकी एप्लीकेशन को एक वैलिड रीजन दिया है आपने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, दूसरी पार्टी को भी सुना जाता है। सबसे पहले हेयरिंग रूल, सुनवाई का नियम, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी विच स्टेट दैट अ पर्सन और पार्टी हु इज फैक्टेड, जो कि इफेक्टेड है डिसीजन मेड बाय अ पैनल और एक्सपर्ट मेंबर, या कोई भी अथॉरिटी जो कि डिसीजन दे रही है, वो क्या कर सके, फेयर अपॉर्चुनिटी दे सभी को अपना पॉइंट रखने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है बायस रूल, जनरली बोला है एक्सप्रेस द पैनल ऑफ एक्सपर्ट शुड भी क्या होना चाहिए, बायस फ्री होना चाहिए, कि जो भी हमारा अथॉरिटी है जो कि डिसीजन लेगी वो बायस फ्री होना चाहिए, वो किसी भी तरह का पक्षपात जो है वो निर्णय ना करे, बायस फ्री होना चाहिए जब वो अपने डिसीजन को लेगी, जो बायस फ्री होनी चाहिए, और डिसीजन जो भी लिए जाए वो फ्री होकर लिए जाए और फेयर मैनर में लिए जाए, ठीक है, विच कैन फुलफिल द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियमों का जो है वो फुलफिल करती है। एंड थर्ड क्या है, रीजन डिसीजन, जिसमें ये कहा गया है कि तर्क संगत निर्णय, विच स्टेट, जो भी ऑर्डर लिया जा रहा है, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है, जो भी डिसीजन दिया जा रहा है और जजमेंट दी जा रही है किसी भी कोर्ट के द्वारा, वहां पर प्रिजाइडिंग अथॉरिटी को एक वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड देना पड़ेगा कि आपने कौन से फैक्ट को, कौन से मुद्दों को ध्यान में रखे हुए जो है वो आपने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया। आप पूरी की पूरी जजमेंट पढ़ते हो ना, तो वहां पर सब कुछ दिया होता है कि ये फैक्ट जो है वो इस बात के लिए कहते थे, इसलिए जो है कोर्ट ने ये पर्टिकुलर डिसीजन दिया, सब कुछ दिया होता है। रीजन डिसीजन की ये बात करते हैं, ठीक है।
अब रीजन कहाँ से आया, तो बोले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है और ये रिजनेट हुआ है कहाँ से, अर्ली एज में। ये जो कंसेप्ट था, ये पीपल जो जब हमारे ग्रीक और रोमन के लोग थे, हाँ ठीक है, वो बहुत ही फेमिलियर थे इस कंसेप्ट से, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। इन द डेज ऑफ कौटिल्य, हमारे न्याय शास्त्र में भी, एंड आदम, वो भी एक नॉवल है, वो सारे ही क्या थे, प्राकृतिक न्याय की इस अवधारणा को उन्होंने स्वीकार करा था। अकॉर्डिंग टू बाइबल भी ये कहा गया है कि ठीक है, इन केस ऑफ हब्बा और आदम के मामले में ये कहा गया है कि उन्होंने ठीक है, उन्होंने क्या करा, ज्ञान का फल खाया, उन्हें परमेश्वर के द्वारा मना किया गया था सजा देने से पहले जो है वो अपने, बोला कि किसी को भी आप जो है पनिश करोगे तो पनिशमेंट देने से पहले जो है वो उस पर्सन को सुना जाएगा कि उसने यदि कोई ऑफेंस किया है तो वो क्यों किया है, ठीक है। तो लेटर ऑन उसके बाद ये कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस जो एक्सेप्ट किया गया इंग्लिश जूरिस्ट के द्वारा, और इस वर्ड नेचुरल जस्टिस को डिराइव किया हमने कहां से, रोमन से, जस्ट नेचुरल, नेचुरली, इस वर्ड, ये रोमन वर्ड जस्ट नेचुरल से हमने डिराइव किया, जैसे कि जिसका मतलब क्या है, विच पैनल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ और इक्विटी, जिसने प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक कानून और इक्विटी के सिद्धांत की योजना बनाई। अब नेचुरल जस्टिस इज अ सेंस ऑफ विच इज रॉन्ग एंड विच इज राइट। एक नेचुरल जस्टिस क्या है, एक सेंस है कि क्या सही है क्या गलत है। इन इंडिया में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है अर्ली टाइम में, और इस केस में, इन दिस केस, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहां पर इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस should be every action whether the judicial, quasi judicial, administrative authority or quasi administrative authority। यहां बोला था कि निष्पक्षता की अवधारणा आप अपनाओगे, कोई भी अथॉरिटी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, चाहे जुडिशियल मेकिंग अथॉरिटी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, या क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो जब अपने डिसीजन को देंगे तो हमारा कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस को ये अडॉप्ट करेंगे सारे। और पर्पस क्या है इन प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, आप प्रोवाइड करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है ऑफ बीइंग हर्ड, ताकि सुनवाई के समान अवसर जो है वो प्रदान किए जाए। कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस होना चाहिए कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वहां पर निष्पक्षता की अवधारणा जो है वो आपको देखने को मिले, निष्पक्षता की अवधारणा होनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस होना चाहिए, और फुलफिल किया जाए जो भी गैप्स एंड लूप फॉल ऑफ लॉ, कहीं भी कोई ऐसा गैप और लूप फॉल ऑफ लॉ रह गया है। अब देखो कि कई बार ऐसा होता है कि जरूरी है कि हर एक चीज से, हर एक मैटर से रिलेटेड हमारे पास लॉ हो ही हो, कहीं ऐसा मुद्दा भी आ जाता है जहां पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड गुड कंसाइज को अपनाया जाता है, ठीक है, वहां पर एक जज जो अपने रैशनल बेसिस पर जो है वो अपना डिसीजन देते हैं और अपने गुड कंसाइज के बेसिस पर डिसीजन देते हैं। तो यहाँ पर बोला कि फुलफिल करना है जो भी गैप एंड लूप फॉल रह गए लॉ के द्वारा, और प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल राइट को, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, और नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यहाँ पर बोला किसी के भी न्याय, मतलब किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो होने चाहिए बिना किसी पक्षपात के, जो ठीक है, जिसमें सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए सुनवाई की, और ऑल रीजन और डिसीजन दिए जाए। यदि कोर्ट कोई भी किसी भी मैटर को डिसाइड कर रहा है तो वहां पर डिसीजन के जो है रीजन दिए जाए, कोर्ट शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय द कोर्ट रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टी, और पार्टीज को इन्फॉर्म किया जाए कि आपने ये पर्टिकुलर जो है वो गलती की है, यदि आपको पनिशमेंट भी दी जा रही है तो, मतलब यहाँ पर यदि जब भी प्रूफ होता है, डिस्प्रूव होता है कोई भी फैक्ट, कोई भी ठीक है, जहां पर प्रॉपर एविडेंस नहीं दिए गए हैं डिफेंस काउंसिल के द्वारा, वहां पर यदि कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है तभी जाके उसके अगेंस्ट जो है वो पनिशमेंट जो है जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित और न्यायोचित निर्णय तक पहुंचना जो है वो न्यायिक और प्रशासनिक निकायों का आदेश है, कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अराइविंग एट रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल जजमेंट, यदि हमें रीजनेबल जस्टिफिएबल जजमेंट देनी है तो इसका पर्पस ये है कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल बॉडी का पर्पस क्या होना चाहिए, रीजनेबल और जस्टिफिएबल जजमेंट देना उनका पर्पस होना चाहिए, और मेन पर्पस क्या है, नेचुरल जस्टिस का प्रिवेंट करना है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इस बात को प्रिवेंट करना है, इस बात को रोकना है। और ये कमेटी है
मिनिस्टर पावर, ठीक है, उन्होंने मिनिस्टर्स पावर, उन्होंने तीन असेंशियल प्रोसीजर दिए थे जो कि रिलेटेड थे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में, जिसमें ये बोला था नो वन शुड बी अ जज इन ऑन मैटर, ठीक है, और कि कोई भी पर्सन अपने ही केस में जो है जज नहीं होगा, नो वन कैन बी कंडेम्ड टू अनहर्ड, किसी को भी अनसुना नहीं रखा जाएगा, और द पार्टी, जो कि पार्टी इंटाइटल है, जिस भी पार्टी का मैटर है वो इंटाइटल है ये जानने के लिए कि एवरी रीजन और डिसीजन टेकन बाय द अथॉरिटी, ठीक है, पार्टी इंटाइटल है ये जानने के लिए कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा, जो भी क्या रीजन है उस डिसीजन लेने के, ठीक है, और यहाँ पर बोला पार्टी को प्रत्येक कारण और प्राधिकरण के द्वारा लिए गए निर्णय को जानने का अधिकार है, ठीक है, और कब क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, कब हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्लेम करते हैं, तो बोला है दैट नेचुरल जस्टिस को हम तब क्लेम करते हैं जब जुडिशरी या हमारी क्वासी जुडिशियल लाइक पंचायत या ट्रिब्यूनल या किसी ने भी जो है वो कोई भी हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी, उसने क्या किया है, कंसेप्ट ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो है वो अपने डिसीजन लेते समय जो है अडॉप्ट नहीं किया, इसमें इंक्लूड किया गया कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस को, बेसिक मॉरल प्रिंसिपल को, एंड वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ बाइसेस को, ठीक है, एंड बे द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज रिक्वायर्ड बट ऑल स्पेशल केसेस एंड सिचुएशन इंक्लूड वेयर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नॉट एप्लीकेबल, कि उन्होंने अपने डिसीजन लेते समय जो है वो अपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया, तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने अपने डिसीजन को लेते समय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। इन केस ये केस है हमारा प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशहाल दास अडवाणी के मामले में, ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि इट वाज सेड दैट natural justice will be applicable on statutory as it is a basic principle of natural justice which lead the fairness and justice, ये कहा कि प्राकृतिक न्याय वैधानिक पर लागू होगा क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय एक बुनियादी सिद्धांत है जो कि निष्पक्षता और न्याय की ओर जाता है। इफेक्ट एंड फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, सिविल कंसिक्वेंसेस भी हो सकती हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शंस है, फेयरनेस इन एक्शन है कि फेयरनेस होनी चाहिए एक्शन में, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, अनुशासनात्मक कार्यवाही है, ठीक है। एक और केस है, इन दिस केस बोर्ड ऑफ हाई स्कूल वर्सेस घनश्याम, ठीक है, यहां पर एक कॉलेज ये स्टूडेंट था, ठीक है, जो कि चीटिंग कर रहा था अपने एग्जामिनेशन हॉल में, जो है वो नकल करते हुए पकड़ा गया था, ठीक है, यदि उसने वहां भी गलती कर दी, वो नकल करते हुए पकड़ा गया, उसके बाद उसको नेक्स्ट एग्जाम को देने से मना कर दिया, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उस छात्र के पास जो है वो राइट नहीं है, जो छात्र है वो स्टूडेंट है वो फाइल नहीं कर सकता पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट द एग्जामिनेशन बोर्ड, क्योंकि उसने खुद पहले से गलती करी है, ठीक है। एक और केस है हाई वाटर मार्क केस, यूरेशियन इक्विपमेंट एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अंडर दिस केस ऑल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को क्या कर दिया था, ब्लैकलिस्टेड कर दिया था, जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां काम कर रहे थे उनको वहां क्या कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वैध और उचित आधार दिए बिना आपने कोई बताया ही नहीं कि आपने इनको यदि ब्लैकलिस्ट किया है तो क्यों किया, आपने कोई आधार ही नहीं बताया, आपने कोई वैलिड और उचित आधार दिए बिना ही इनको जो है आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इनको जो है वो आप सुनवाई का अधिकार दो, मतलब सुनवाई जो है का उचित अवसर दो कि वो अपना डिफेंस रख पाए, यदि उनसे कोई गलती भी हुई है तो वो अपना डिफेंस रख पाए, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अब रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, ये चीजें आपको याद रखनी है, नेमो जुडक्स इन क्वाजा सुआ ऑडी अल्ट्रम पार्टनम और डिसीजन रीजन डिसीजन, ये तीन रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ए मैगजीन आपको याद रखनी है, नेमो जुडक्स इन क्वाजा सुआ ऑडी अल्ट्रम पार्टनम और रीजन डिसीजन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नेमो जुडक्स इन क्वाजा सुआ का क्या मतलब है कि नो वन शुड बी अ जज इन ऑन केस, कि कोई पर्सन अपने ही केस में अपने ही मामले में न्यायाधीश जो है वो नहीं हो सकता, बिकॉज इट लीड टू रूल ऑफ वाइसेस, क्योंकि ये क्या करता है, लीड करता है रूल ऑफ वाइस, जो एक पक्षपात को बताता है। बायस का क्या मतलब होता है, कोई भी आप एक्ट कर रहे हो जो कि अनफेयर एक्टिविटी को कर, जो कि लीड करता है अनफेयर एक्टिविटी, कि आप कोई भी डिसीजन यदि आप खुद ही जज बन जाओगे
तो कहीं ना कहीं पक्षपात कर ही दोगे। अपना डिसीजन, मतलब यदि डिसीजन लेते समय आप तथ्यों और एविडेंस को देखने के बजाय आप जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर ही लोगे कि अपने ही फेवर में डिसीजन दे सकते हो, ठीक है। ये जो है वो अनुचित गतिविधि की ओर जाता है कि अनफेयर जो है वो एक्शन लिया जा सकता है आपके, आप जो है वो अनफेयर एक्शन ले सकते हो, अनफेयर डिसीजन ले सकते हो जब भी आप उस केस को डिसाइड करो जिसमें आप खुद पार्टी, ठीक है। ललिता जी, हाँ पार्शियलिटी, हाँ पार्शियलिटी कि आप जो है वो खुद पार्शियल हो सकते हो, कि आप जो यदि खुद ही जज हो गए, खुद ही किसी केस में जज हो गए, तो कहीं ना कहीं इंसान के माइंड में आ ही जाता है ना कि अब मेरे दो हाथ में, चलो मैं अपना डिसीजन खुद ही ले लेता हूँ, अच्छा ही डिसीजन लूंगा, है ना। तो यहाँ पर बोले देयरफॉर ये नेसेसरी है कि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अपनाया जाए, और यदि हम इम्पार्ट करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हर कोई पर्सन, मतलब आप उस केस में जज नहीं हो सकते जो कि आपका खुद का है। बोला देयरफॉर इट इज नेसेसरी ऑफ रूल टू मेक द जज इम्पार्शियल, कि जज कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, और जजमेंट जो है उसको जो दी जाए वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस जो कि रिकॉर्डेड किए गए हैं एज पर केस, उस केस के ऊपर जो है वो जो एविडेंस लिए गए हैं, जो भी फैक्ट बताए गए हैं, उस केस के बेस पर आप डिसीजन दोगे, ठीक है। ये जो है वो ये मैगजीन कहती है, इसको याद रख लीजिएगा, नेमो जुडिक्स इन क्वाजा सुआ। अब कि आप पक्षपात कर सकते हो, तो पक्षपात यहां पर बोला ना कि यदि कोई जज अपने ही केस में जो है जज हुआ तो वाइस हो सकता है, ठीक है, पक्षपात हो सकता है। पक्षपात का क्या मतलब होता है कि आप अनफेयर एक्टिविटी कर सकते हो, पार्शियल हो सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि टाइप ऑफ वाइस क्या होते हैं। पेक्यूनरी, आपका पर्सनल वाइस होता है, पेक्यूनरी वाइस होता है, सब्जेक्ट मैटर वाइस होता है, सब्जेक्टल डिपार्टमेंटल जो वाइस होता है, पॉलिसी नोशन वाइस होता है, वाइस ऑन अकाउंटिंग अकाउंट ऑफ का वाइस होता है, ठीक है। यहाँ पर बोला पर्सनल वाइस, बायस क्या होता है आपका, यहाँ पर हिंदी दी गई है ना पूर्वाग्रह, बायस का मतलब होता है पक्षपात, लेकिन थोड़ा गूगल ट्रांसलेटर हमारा बहुत महान है जिसने ऐसी ऐसी हिंदी बनाई है। वैसे तो रियल हिंदी आती है लेकिन हमारे लॉ की, ठीक है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। पक्षपात के प्रकार बताए हैं, ठीक है। पर्सनल वाइस क्या होता है, पर्सनल वाइस आपको तब देखने को मिलता है जहां पर एक पार्टी जो कि केस की पार्टी है, ठीक है, और डिसाइडिंग अथॉरिटी का कोई ना कोई रिलेशन है, या हो सकता है कि रिलेटिव हो, चाचा हो, मामा हो, ताया हो, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कि ये जो पार्टी है केस की, ठीक है, ये जो केस की पार्टी है एनवी, इनमें से एक पार्टी के क्या है जज रिलेशन में, ठीक है। Personal bias arise from a relation between party and deciding authority, which lead the deciding authority क्या होती है, डाउटफुल सिचुएशन में आ सकती है, और अनफेयर एक्टिविटी और अनफेयर डिसीजन जजमेंट दे सकती है इन फेवर ऑफ दिस पर्सन के बीच में, उस पर्सन के फेवर में डिसीजन दे सकती है जो कि उसकी खुद के रिलेशन में है और जो कि उसकी नॉन पार्टी है, ठीक है। So such equations arise due to various form of personal and professional relation, ठीक है, और in order to challenge an administrative action successfully on the ground of personal vice, or it is necessary to be reasonable reason for vice, ठीक है। यहाँ इसलिए बोला है कि ये पर्सनल वाइस जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि पर्सनल वाइस आपको तब देखने को मिलता है जब कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी है और कोई केस की पार्टी है, उसका आपस में कोई रिलेशन, ठीक है। और तब जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो डाउटफुल सिचुएशन में आ सकती है, कि रियलिटी में ऐसा हो सकता है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं कि हो जाएगा ऐसा, तो है ना, कि कोई भी जज, हम बहुत ही ज्यादा अपने बहुत ही अच्छे विचारों वाला और बड़ा सख्त स्वभाव के जज होंगे तो ही ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि अपने फेवर में या अपनी कोई पार्टी है तो उसके फेवर में डिसीजन ना लिया जाए, ठीक है। तो ये होता पर्सनल वाइस। एंड सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पैनल सिलेक्शन, यहां पर एक केस था, ठीक है। तो ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो हम इसी बात में नहीं बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यहाँ पहले हमने देखा ना केस, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, कहाँ रह गया वो, ठीक है, कि ये जो कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस है, ये एक्शन जो है जुडिशियल एज वेल एज क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इन सभी पर जो है ये नियम लागू होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ इस केस को देखो, ठीक है, यहाँ पर पर्सनल वाइज की बात करेंगे। तो एक केस था, यहाँ एक पैनल था, ठीक है, ये पैनल जो है वो एक इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी थी, इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी का पूरा का पूरा पैनल बैठा था, होंगे 4-5 लोग, ठीक है। तो इनमें से एक पर्सन जो है वो एक कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू देने आया था, ठीक है, उसका भाई था, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि वन ऑफ द मेंबर है भी पैनल सिलेक्शन कमेटी का, यदि उस कैंडिडेट का ब्रदर है भी, तो क्या हो सकता है, आप पूरी की पूरी उस प्रोसीजर और सिलेक्शन को जो है वो क्वैश नहीं कर सकते, जो कि पूरा प्रोसीजर या पूरा जो भी प्रक्रिया चलाई जा रही है, आप उस चयन की प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकते। हाँ, यदि उस कैंडिडेट को और सॉरी उस जो पैनल का मेंबर है उसको अवॉइड करना है बायस को, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ उम्मीदवार से जुड़े जो संबंधित हैं वो पैनल के सदस्य के अपने भाई की बारी में जब उनकी टर्न आएगी, ठीक है, जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तब वो बोल सकते हैं कि आप जो है वो इनका इंटरव्यू ले लो और मैं थोड़ा टाइम के लिए बाहर जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि यदि वो पक्षपात से बचना चाहते हैं, इस कार्य के से बचना चाहते हैं, तो इस बचने के लिए चयन समिति के पैनल से जो है वो बाहर जाने के लिए अनुरोध कर सकता है वो मेंबर, ठीक है। इसलिए जो है वो निष्पक्ष और एक निष्पक्ष उचित निर्णय जो है लिया जा सकता है। ये इस केस के फैक्ट थे, ठीक है, रामानंद प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, ठीक है। हुआ होगा कि पहले जो है वो सारे के सारे लोगों को वहां पर जो इंटरव्यू देने आए होंगे तो उनको लगा होगा कि जो पैनल में जो अंदर मेंबर बैठे हैं उनमें से एक भाई है। फिर कई बार होता है ना कि लोग जो है वो रिट फाइल कर देते हैं, ठीक है, और ठीक है PIL फाइल कर देते हैं कि हमारे साथ जो है वो धोखा हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही ऐसा लॉ था, केस था ये। अब पेक्यूनरी वाइज क्या हो सकता है, पेक्यूनरी का मतलब होता है आर्थिक रूप से पक्षपात। कोई भी ऐसी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, और किसी भी एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, ठीक है, यदि ये कितना भी छोटा हो, फाइनेंशियल बेनिफिट चाहे जितना मर्जी छोटा हो या कोई ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है, तो यदि किसी न्यायिक निकाय का किसी भी प्रकार से वित्तीय लाभ है तो, ठीक है, चाहे वो छोटा हो, चाहे फाइनेंशियल जो उनकी अमाउंट है वो कम है चाहे ज्यादा है, ये प्रशासनिक अधिकार जो प्रशासनिक अथॉरिटी है, अधिकारी हैं, उनको बायसनेस के लिए जो है वो प्रेरित कर सकता है, ठीक है। ये आ गया फाइनेंशियल बेस पर, जब आप जो है वो पैसे के लिए जो है वो अपने कहीं ना कहीं पक्षपात हो सकते हो। अब देखो फिर है का सब्जेक्ट मैटर, कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व है किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर के पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है। देखो फॉर एग्जांपल के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और इसका केस चल रहा है और कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जजेस जो हमारी जुडिशियल मेकिंग अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो भी डिसाइड कर रही है उस केस को, रेवेन्यू अथॉरिटी है फॉर एग्जांपल के लिए, तो उस केस का डिसीजन लिया जा रहा है और यहाँ पर उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जो है वो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का भी है। चाहे बोले ये आ सकता है सब्जेक्ट मैटर वाइज में, जहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसाइडिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्टिकुलर केस। ये केस है यहाँ पर, ठीक है, मुरलीधर वर्सेस कदम सिंह का, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट ने रिफ्यूज किया था क्वैश द डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड ऑफ चेयरमैन्स वाइफ वाज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी who's the petitioner defeated, ठीक है। यहाँ पर बोला कि अदालत ने चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले को इस आधार पर रद्द करने से इनकार कर दिया कि अध्यक्ष की पत्नी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी जिसने उस याचिकाकर्ता को जो है वो हटाया था, ठीक है। मतलब जिस जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी उनकी पत्नी ने ही जो है वो उस पर्सन को हटाया था जिसने पिटीशन फाइल करी थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर वाइज जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बात के लिए जो है वो उन्होंने कोर्ट में रिफ्यूज कर दिया था क्वाश द डिसीजन, ठीक है। तो याचिकाकर्ता और इस जो पिटीशन थी उनको जो है वो क्वाश रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल वाइज का आपको कब देखने को मिला, बहुत बार आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि इस पर्सन का काम जल्दी जल्दी कर दो, ये हमारे ऑफिस में इतने साल जॉब करके गए हैं, ठीक है। तब आपको देखने को मिल सकता है आपका डिपार्टमेंटल वाइज। ये प्रॉब्लम जो है बोले द प्रॉब्लम और इश्यू ऑफ डिपार्टमेंट वाइज वेरी कॉमन है, एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आपको देखने को मिल सकता है
कि कई बार ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे लोग होते हैं, एक बार रिटायर हो जाते हैं और फिर आते हैं अपने काम के लिए, तो बोला जाता है जल्दी जल्दी इनका काम करो, ये तो हमारे डिपार्टमेंट से रिटायर है, ठीक है। तो इस तरह का जब बायस होता है, जब किसी दूसरे पर्सन को जो है उसका काम बाद में किया जाता है, ये सारी मतलब छोटे छोटे, चाहे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, किसी भी तरह का बायसनेस आप कर रहे हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम और इशू ऑफ डिपार्टमेंटल वाइज इज वेरी कॉमन इन एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड इट इज नॉट चेक्ड इफेक्टिवली, और इसको जो है वो इफेक्टिवली चेक भी नहीं किया जाता है, और एवरी स्मॉल और इंटरवल पीरियड इट विल लीड ऑफ द नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, और ये कहीं ना कहीं जो है हमारे नेगेटिव कंसेप्ट को जो है जन्म देता है, हमारे निष्पक्षता के नेगेटिव कंसेप्ट को, और कार्यवाही में जो है वो कहीं ना कहीं हमारा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब पॉलिसी नोशन वाइज क्या हो सकता है कि कोई भी ऐसी डिसीजन मेकिंग या अथॉरिटी है या कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो ऐसी पॉलिसी बना रही है, कि उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाया, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को खुद भी है, ठीक है। ये इशू तब अराइज होता है आउट ऑफ द प्री कंसीव्ड पॉलिसी, ठीक है। ऐसी पूर्व निर्धारित नीतिगत धारणा से उत्पन्न होने वाले मुद्दे एक बहुत ही समर्पित मुद्दा है, ठीक है। यहाँ बोला है कि द ऑडियंस सिटिंग over there does not expect judges is to sit and with a blank sheet of a paper and given a fair trial or decision over the matter। यहाँ पर बोला कि न्यायाधीश जो है वो कागज की एक खाली शीट के साथ जो बैठेंगे और मामले की निष्पक्ष सुनवाई और निर्णय देंगे। यहाँ पर एक ऐसे बताया कि किस तरह से पॉलिसी नोशन हो सकता है। जब हम बात करें कि पॉलिसी नोशन की, तो ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसका खुद बेनिफिट उस डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को भी है, उस पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी को भी है, तब आपको पॉलिसी नोशन वाइज को देखने को मिल सकता है। और अकाउंट ऑफ ऑब्स्टेंसिटी की बात आती है तो बोला कि कई बार ये होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कवर किया है कि न्यू क्राइटेरिया ऑफ बायसेस क्या है थ्रू द अनरीजनेबल डिसीजन, की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ एक नया बायस जो है हमें देखने को मिला है कुछ एक दिनों में, एक नई श्रेणी जो है वो उभरी है, जहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश ने अपील में अपने ही फैसले पर को बरकरार रखा, ठीक है। और पक्षपात के नियमों का सीधा उल्लंघन यहाँ पर दिखा गया, क्योंकि कोई भी न्यायाधीश अपने मामले में जो है वो अपील में नहीं बैठ सकता, ठीक है। हुआ क्या कि हुआ होगा कि जैसे कि एक पर्सन को, जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उसके बाद वो हाई कोर्ट के जज बन गए, ठीक है, या तो वो सब डिवीजन के जज थे और बाद में जो है वो उनको जो है वो अपनी प्रमोशन हो गई, और इसमें जो डिसीजन उन्होंने वहां दिया था उसी को जो अपील उन्होंने, मतलब जो डिसीजन वहां दिया था उसकी अपील भी उन्होंने खुद ही सुनी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला एक नया आपको कंसेप्ट देखने को मिला है, एक नए तरीके का आपका वाइसनेस देखने को मिला है। तो यहाँ पर बोला कि कोई भी न्यायाधीश, क्योंकि कोई भी न्यायाधीश अपने ही मामले में जो उन्होंने पहले केस डिसाइड करा है उसी मामले में अपील में नहीं बैठ सकता, ठीक है। और ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम क्या है, इसमें सिंपली तीन वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं, जिसका क्या मतलब है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड और पनिश बाय द लॉ विदाउट गिविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी, कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना आप उस पर्सन को पनिश नहीं कर सकते, उसको सजा नहीं दिलवा सकते। इन मेनी जुरिसडिक्शन एक वर्क ऑफ केसेस जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर बिना किसी उस पर्सन को फेयर अपॉर्चुनिटी दिए ही, बिना उसको जो है वो सही से सुने ही क्या है केस डिसाइड कर दिए जाते हैं। मैनी ऑफ जुरिसडिक्शन में बोले अधिकांश मामले ऐसे देखने को मिल सकते हैं जहां पर सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ही उनको अनिश्चित छोड़ दिया जाता है। और इन लिटरल मीनिंग है रूल इज बोथ पार्टी गिवन शुड बी गिवन अ फेयर चांस टू प्रेजेंट देमसेल्फ और with the relevant point and fair trial should be conducted। यहाँ पर बोला है लिटरल मीनिंग क्या होता है इस ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम का, कि दोनों ही पार्टी, ठीक है, चाहे प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है, ठीक है, चाहे क्रिमिनल केस की बात कर लो चाहे सिविल की बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर बोले दोनों पार्टीज जो भी हैं, ठीक है, आप उनको जो है वो प्रॉपर अवसर दोगे कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, ठीक है, किसी को भी अनसुना हम रहने नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ एक पार्टी को सुन लिया और डिसीजन दे दिया, दूसरे को पनिशमेंट दे दी, नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल है नेचुरल लॉ का, नेचुरल जस्टिस का, ठीक है। और इट्स अ प्योर फ्रॉम नॉट टू पेनलाइज एनी वन विदाउट एनी वैलिड
रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है। ये बोला शुद्ध रूप से बिना किसी को वैध और उचित आधार के जो है किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा, किसी भी पर्सन को। और किसी भी पर्सन को जो है वो उसके खिलाफ यदि केस चला भी है तो उसको प्रायर पहले नोटिस दिया जाएगा, उसको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपने डिफेंस में जो है वो कुछ बोल सके। और किसी भी पर्सन के खिलाफ यदि चार्ज भी फ्रेम किए जा रहे हैं तब भी उसके खिलाफ उसको जो है पहले प्रायर नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और इसे हम कहते हैं रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, ठीक है। कंपोनेंट क्या है रूल ऑफ फेयर हेयरिंग के? इज नॉट फिक्स्ड और रिजिड इन नेचर। ये इस तरह से फिक्स्ड और रिजिड इन नेचर नहीं है, ये वेरी करते हैं केस टू केस। आप देखो कि सिविल केस के रूल अलग हो सकते हैं, क्रिमिनल के अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट के सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे, चाहे आपका सिविल केस है चाहे क्रिमिनल केस है, ठीक है। अब क्रिमिनल केस में तो ऐसा होता है कि यदि किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, बहुत हीनियस क्राइम किया है, तो उसको एकदम से अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और कोई यदि बिल्कुल छोटा मामला हुआ है, यदि उसकी बेल जो है वो हमारे पुलिस स्टेशन में ही होगी, तब भी उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा और इशू किया जाएगा नोटिस। यदि आपका सिविल मैटर है तब भी एक पार्टी प्लेंटिफ केस फाइल करेगा तो डिफेंडेंट जो है वो डिफेंडेंट को नोटिस दिया जाएगा, समन दिए जाएंगे, ठीक है। और वैलिड एंड प्रॉपर नोटिस जो है वो शुड बी गिवन टू द रिक्वायर्ड पार्टी ऑफ मैटर टू द फर्दर प्रोसीड विद द प्रोसीजर ऑफ फेयर ट्रायल मेथड, ठीक है। कि अच्छा एक वैलिड और प्रॉपर नोटिस देना चाहिए, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि उस नोटिस में, ठीक है, जहां पर अभी आप केस देखोगे तो इसमें ये बोला गया है एक कि जो भी नोटिस आप दोगे वो क्लियरली होना चाहिए, क्लियरली स्पेसिफाई करता हो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस को और फैक्ट को, जो भी केस और मैटर जो भी केस अदालत में जो दूसरे पार्टी ने फाइल किया है, ठीक है। यहां पर बोला एक वैलिड और प्रॉपर नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि रिक्वायर ऑफ पार्टी ऑफ मैटर टू फर्दर प्रोसीड विद द प्रोसीजर ऑफ फेयर एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। कि निष्पक्ष परीक्षण विधि के प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के मामले में आवश्यक पक्षों को वैध और उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर कानून में नोटिस जारी करने का प्रावधान शामिल नहीं भी है तो भी यह निर्णय लेने से पहले जो है वो नोटिस जाएगा ही जाएगा। ये केस है फजल भाई वर्सेस कस्टोडियन का, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि यदि किसी कानून में ऐसा प्रोविजन है कि उस पर्सन को, यदि आपने कोई ऐसा जो केस फाइल किया है उसमें जो है वो उसमें उसके प्रोसीजर में ऐसा है ही नहीं कि उसको नोटिस जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो है वो नोटिस देना ही पड़ेगा क्योंकि आपको फॉलो करने हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियम। एक और केस है गांडा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मलाया, ठीक है। तो यहां पर ये बोला था, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि नोटिस जो है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली होना चाहिए, क्लियरली स्पेसिफाई करता हो मैटर ऑफ, जो भी मैटर है केसेस के, ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट और सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट, जो कि उस पर्सन पर जो है वो के खिलाफ जो है कोई भी अपने एलिगेशन लगाए हैं, कोई भी ऐसा मैटर है जो भी केस फाइल किया है उसको क्लियरली बताया गया, ठीक है। और इट्स वन ऑफ द राइट है इंडिविजुअल का कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। यदि आप उसको नोटिस दे दोगे, प्रॉपर टाइम दे दोगे, प्रॉपर, यदि अपने प्लेंटिफ ने केस फाइल किया है, प्लेंट फाइल करिए, तो आप 30 डेज का टाइम दोगे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है इंडिविजुअल को कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कुछ भी जो है वो अपनी स्टेटमेंट तैयार करना हो उसको, ठीक है। तो सो ही शुड बी फैमिलियर विद द रेलेवेंट मैटर सो ही मे कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट एंड सेफगार्ड हिमसेल्फ, ठीक है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। फिर बोला कि नोटिस जो है वो शुड बी रिगार्ड टू चार्जेस फ्रेम, ठीक है, अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड। यदि ऐसा हो गया है कि नोटिस के खिलाफ कोई नोटिस आरोपी के खिलाफ कोई भी नोटिस तैयार किया जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए ये नोटिस तैयार कर दिया, ठीक है, तो ये इसमें सारे के सारे जो भी चार्जेस फ्रेम किए गए वो लिखे गए होने चाहिए। उस पर्सन के खिलाफ क्या केस फाइल किया गया है, क्या उसके चार्जेस बनते हैं, वो सब कुछ लिखे गए होने चाहिए, ठीक है। उसमें केवल वही आरोप से को दंडित किया जाना चाहिए जो कि उस नोटिस में लिखित है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने क्या कर दिया, किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल के लिए
कि किसी पर्सन के को नोटिस दिया, ठीक है, जब उसको समन दिए गए तो कॉपी दी जाती है ना कि आपने क्या किया, क्राइम किया है, या आपको समन भी दिए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाता है कि अंडर सेक्शन आपने ये पर्टिकुलर अपराध किया है। तो आप जो भी चार्जेस लिख रहे हो नोटिस में भी वही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोटिस आपने बिल्कुल ऐसे बहुत ही कम, जो बहुत ही, जहां पर बहुत ही कम इम्प्रिजनमेंट है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर और फाइन ही है उस पर्सन के का अपराध उन्होंने किया है, और बाद में जब आपने कोर्ट में बुला लिया तो उस पर जो है बहुत तगड़ा केस फाइल कर दिया, मतलब अच्छे अच्छे चार्जेस और अच्छी जो है वो सेक्शंस लगा दी, तो ऐसा नहीं होगा। बोला है कि जो आपने चार्जेस फ्रेम करने हैं और चार्जेस जो लगाए जाते हैं, पुलिस अथॉरिटी चार्जेस लगाती है, बाद में तो चलो कोर्ट भी लगाता है, लेकिन पुलिस भी बता देती है कि ये एफआईआर हुई है, इतना एफआईआर नंबर है और अंडर सेक्शन हमने ये सेक्शन जो है वो लगाए, एक्सीडेंट का केस है 279 337 लगा है, ठीक है। तो जो है बोला है कि हम, आप जो भी नोटिस तैयार करोगे उसमें पूरा का बताओगे क्या कुछ चार्जेस लगे हैं उस एक्यूज पर्सन के द्वारा। और दूसरा है कि राइट है उसको प्रेजेंट करने का, केस एंड एविडेंस देने का आफ्टर रिसीविंग, जब वो रिसीव कर लेगा नोटिस को तो उसे रीजनेबल एंड प्रॉपर टाइम दिया जाए, वो अपनी, ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपने आप प्रिपेयर हो सके रियल एंड इफेक्टिव मैनर में, ठीक है। इनकार जो है वो अनुचित आधार पर या मनमानी के कारण जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, कि आप जो है उसको प्रॉपर टाइम दोगे, प्रॉपर जो है वो टाइम दोगे अपने एविडेंस रखने का, ठीक है। अब थर्ड है आपका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। ये बोला है कंपोनेंट क्या है आपके ऑडी अल्ट्रम पार्टम के, दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए, ठीक है, कि दोनों पार्टीज को सुना जाना। तो किस किस तरह से सुना, पहले आप नोटिस करोगे, नोटिस दे दिया तो आप उसको प्रॉपर टाइम दोगे कि आप जो है वो अपना डिफेंस लेने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए, डिफेंड करने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉपर उसको टाइम दोगे, ठीक है, ताकि वो अपना जो भी उसके क्वेश्चन या उस पर एलिगेशन लगाए गए हैं तो वो वहां पर प्रिपेयर कर सके और प्रेजेंट कर सके अपने केस को अपने, ठीक है। फिर बोला कि राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट ऑफ फेयर हेयरिंग में इंक्लूड होता है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। द स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी, जो भी पार्टी ने जो स्टेटमेंट दी है, अपने कोर्ट में कहा है जी इस पर्सन ने मेरी इस प्रॉपर्टी पर जो है वो नाजायज कब्जा करके रखा है, तो आप उसे जो है वो प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट भी दोगे कि उसका एडवोकेट अच्छे से उनको पूछ सके। पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन में उन लोगों को अच्छी तरह से पजल किया जाता है कि आप लोग जो है वो सही से कौन किस तरह से सही जानकारी निकल आई जा सकती है, ठीक है। तो यदि बोला है कि किसी केस में, वैसे तो आपको राइट दिया गया है फेयर हेयरिंग के लिए, इंक्लूड किया गया है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दी गई पार्टीज के द्वारा। और यदि कोई ट्रिब्यूनल डिनाई करता है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन को, देन ये क्या होगा, वायलेशन होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ठीक है। और ये भी नेसेसरी है कि जो भी नेसेसरी कॉपीज और डॉक्यूमेंट फाइल किए जा रहे हैं एक पार्टी के द्वारा, आप उसको जो है वो, मतलब एक पार्टी जो केस कोर्ट में फाइल कर रही है, चाहे उस प्रॉपर्टी का नक्शा लगा दिया, उसने जो बिल्डिंग तैयार करी है उसका प्रॉपर, या अपने बाद में एल कमीशन जिसे कहते हैं, कमीशन जाता है ना, ठीक है, तो वो गए तो उन्होंने जो अपनी तैयार करी पूरी जो फोटोग्राफ्स और पूरा तैयार करा कि हमने वहां जाके क्या क्या देखा, तो बोला ये सारी नेसेसरी कॉपी और डॉक्यूमेंट वो दूसरी पार्टी को भी दिए जाएंगे, ठीक है। और द डिपार्टमेंट शुड मेक अवेलेबल ऑफिसर्स हु इन्वॉल्व प्रोसीजर ऑन इन्वेस्टिगेशन डू क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये भी बोला कि विभाग जांच की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को उपलब्ध करवाना, ठीक है, ये भी उनकी ड्यूटी होती है, और क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना। और क्रॉस एग्जामिनेशन कहां पर दिया गया है, डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। एक केस है, ठीक है, यहां पर बोला है कि इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस भी यहां पर बताए गए हैं कि जहां पर आपको पहले तो बोल दिया कि राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है, लेकिन कुछ एक ऐसे केसेस भी बता दिए जहां पर यदि आप क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई भी करना चाहते हो, रिजेक्ट भी करना चाहते हो, तो कुछ एक एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक केस है हरिनाथ मिश्रा वर्सेस राजेंद्र मेडिकल कॉलेज का। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक मेल स्टूडेंट था, उस पर चार्जेस लगाए गए थे कि ये क्या कर रहा है, इंडिसेंट बिहेवियर करता है किसके साथ, फीमेल स्टूडेंट के साथ, ठीक है। सो यदि यहाँ पर
जो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको डिनाई किया गया फॉर द मेल स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एज विल लीड टू एम्बर्समेंट फॉर द फीमेल स्टूडेंट, ठीक है, कि कहीं कहीं जो ऐसा हो सकता था कि यदि उसको जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाता या बाद में फिर जो है वो उस फीमेल स्टूडेंट की भी टर्न आती तो उसके साथ अभद्र व्यवहार का आरोप जो है वो लगाया गया जा सकता है, या उसको जो है वो ऐसा गलत फील हो सकता था उस लड़की को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इस तरह से कि कुछ केसेस में जैसे आप देखते हैं कि कुछ ऐसे रेप केसेस भी होते हैं जहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन को जो है डिनाई या रिजेक्ट किया जा सकता है, और यदि ऐसा किया जा रहा है तो ये वायलेशन नहीं है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ठीक है। इट सम टाइम इट बिकम वेरी नेसेसरी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत नेसेसरी होता है गोपनीयता को बनाए रखना, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखना, ठीक है, आइडेंटिटी को, ठीक है, और देयर इज जहां पर थ्रेट हो, आप किसी की लाइफ को, किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो खतरा हो, ठीक है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन को आप डिनाई भी कर सकते हो, ठीक है, सम सिचुएशन में। ये हेल्ड हुआ था गुरुवचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में, ठीक है, ये हेल्ड हुआ था, ठीक है। और एक और बोला है लेटेस्ट इलस्ट्रेशन इन द मैटर ऑफ द लॉयर एंड क्लाइंट, ठीक है, यहाँ पर बोला है कि उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जहां पर एक वकील और ग्राहक जो मतलब उनका क्लाइंट जो है वो ये शामिल है, यहाँ पर बोला है कि कोई भी एडवोकेट को ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि उस की मामले के संबंध में क्लाइंट द्वारा जो है एडवोकेट को क्या जानकारी दी गई, ठीक है, कि किसी भी एडवोकेट को आप ये नहीं बोलोगे कि आपके क्लाइंट ने आपको क्या जानकारी दी है इस मैटर में, ठीक है। तो इन केस ऑफ लुधियाना फूड प्रोडक्ट के यहाँ पर हेल्ड किया गया था इस केस में कि इफ द पार्टी इटसेल्फ रिफ्यूज टू क्रॉस एग्जामिनेशन, मोहम्मद जी क्लास का टाइमिंग देखो कितना हुआ, मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है, 1 आवर कितने मिनट हुए, 1 मिनट क्लास का टाइमिंग बता दो, फिर जो है वो यहाँ पर खत्म करते हैं। ये रहा है, फिर नेक्स्ट आपका जुडिशियल रीजन डिसीजन आ जाएगा, फिर जुडिशियल रिव्यू, फिर बस ये टॉपिक रहा। मैम फिलर फॉर्म, कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं, ठीक है, ओके, आज ही कर लूंगी, ठीक है। हाँ, तो आप मेरे को टाइम बता दो, यहाँ ना ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो मेरे को टाइम नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, वैसे क्लास का टाइम कितना हो, आपने जब से क्लास ज्वाइन करी है तो जब आपके पास ये टाइम आया होगा कि 1 आवर कितने मिनट हुए, वो टाइम पूछ रही मैं, ठीक है। चलो ये 1 मिनट देख लो, ठीक है, इस ये केस देख लो। इन द केस ऑफ द लुधियाना फूड प्रोडक्ट वर्सेस फूड प्रोडक्ट का एक केस है, यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इफ द पार्टी इटसेल्फ रिफ्यूज, यदि कोई पार्टी ही केस की रिफ्यूज कर रही है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को, देन इट विल नॉट अंडर द मिसकैरेज ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये जो है वो हमारे वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियम में नहीं आता। एंड थर्ड है कि नेक्स्ट क्या कंपोनेंट दिया है कि राइट है आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, कि इन प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी में एवरी पार्टी के पास राइट होता है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव यदि चुनना चाहे तो चुन सकती है, ठीक है। आप हर एक केस को डिफेंड करने के लिए आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए, ठीक है, कानूनी रूप से यदि किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाना है तो वो कर सकता है, और इस बारे में जो है उसको इनकार नहीं किया जाएगा। ये हेल्ड हुआ था एक रॉय के केस में। सिमिलरली डिपार्टमेंट हैज, टाइम बताओ, ये पूछ रही हूँ मैं कितना टाइम हुआ, मतलब यहाँ ना थोड़ा सा ये टॉपिक बहुत बड़ा हो गया और पूरा ढक जा रहा है, मेरे को सामने टाइम नहीं दिख रहा है। मोहम्मद जी, ललिता जी, जो जो क्लास में है एक बार मेरे को टाइम बता दो, ठीक है। और similarly department has a same right to direct its officer even through there are investigating officer conduct the adjudication proceeding, ठीक है। ये हेल्ड हुआ था, एक बार मैं कल दोबारा से बता दूंगी। बाकी हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा टॉपिक कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, साथ ही साथ जो है वो थोड़ा सा एमसीक्यू भी लेके आएंगे, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू का जो है वो टॉपिक रहा है, ठीक है, ओके। अब यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है, ठीक है। यही टॉपिक रहा है, इसके अलावा जो है वो टॉपिक नहीं रहा है कोई भी, ठीक है। उसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे इस सेशन को।
ओके, थैंक यू सो मच। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करते हैं जो भी टॉपिक रहा है, एक ही टॉपिक रहा है, इसके बाद एमसीक्यू जो है वो मैं लेके आऊंगी। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू।